चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो 4th वीक ऑफ दिसंबर 2025 है ना, इसको हम कवर कर रहे हैं। नवंबर से लेकर हमने स्टार्ट करा है वीकली करंट अफेयर्स। उसको हम वीकली जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो देख लेते हैं, लास्ट में एमसीक्यूज भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है आपके इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसको क्या किया गया है, अपडेट कर दिया गया है। तो उसमें जो चेंजेस हैं उसको देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। देखो ये जो एक्ट है आपका, सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एक्ट है आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये रिप्लेस करेगा आपका जो इनकम टैक्स एक्ट होगा 1961 का। ठीक है, और ये फोर्स में आएगा 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि अगर आ गया है ये एक्ट अभी, बट इसी साल से ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर पता है ना आपको कब से कब तक होती है? कब से कब तक होती है? 31 मार्च से लेकर होती थी 1 अप्रैल से होती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है फाइनेंशियल ईयर। तो ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ये तो पुराने के ही हिसाब से चलेगा, जो भी चीजें होंगी, है ना। ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर 2026 31 मार्च तक का है ना, वो तो चलेगा पुराने वाले के हिसाब से। बट ये जो नया वाला एक्ट आया है ये लगेगा उसके बाद से। ठीक है, तो कुछ चेंजेस लाए गए हैं इसमें, उनको देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फोर्स में कब आएगा, 1 अप्रैल 2026। और 1 अप्रैल 2026 को ये बहुत न्यूज में दोबारा से आएगा, है ना। और अगली साल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 100% चांस है कि आए, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर होगा तो इसको नहीं छोड़ेगा, इससे पक्का क्वेश्चन बनाया है ना। चलो तो ये याद रखना है। देखो यहाँ पे देखो मेजर ओवरऑल बताया जा रहा है इसको जो इंडिया के लॉ फ्रेमवर्क में है, क्योंकि इसने देखो 1961 का रिप्लेस करा है जो कि 6 डेकेड लॉन्ग हो चुका है। इसमें क्या चीजें करी गई कि सिंप्लीफाई किया गया है टैक्स लॉस को। तो टैक्स लॉस ने हमारे उसको सिंप्लीफाई किया गया है, कॉम्प्लेक्सिटीज को कम किया गया है, जो लैंग्वेज है उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। और देखो यहाँ पे ताकि भाई जो जितने भी जो टैक्स पेयर्स हो वो इजीली कंप्लाई कर सके। नहीं तो जो लैंग्वेजेस है अगर बहुत ज्यादा टफ रहती है तो प्रॉब्लम रहती है ना इनकम टैक्स करे, जैसे आईटीआर फाइल करना है, ये सारी चीजें करनी है उसमें। अब देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स का एसेंटिस को देखो यहाँ पे अगस्त 2025 में मिल चुका था, और इफेक्टिव कब से होगा ये आपका 1 अप्रैल 2026 से न्यू फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। दिस मींस दैट this mean tax returns filed in financial year 25-26 for income earned from 1 April to 31 March है ना 2026 तक will still mainly follow the old। ठीक है, तो ये पुराना लॉ फॉलो करेगा या नया फॉलो करेगा, अगली साल से बेसिकली अप्लाई होगा। की फीचर जो है वो है देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है, सेक्शंस को कम किया गया है। जैसे कि यहाँ पे 19 सेक्शंस थे पहले, अब कितने हो गए हैं 538 सेक्शन 536 सेक्शन हो गए हैं। चैप्टर्स को भी कट डाउन किया गया है, 47 से 23 के लिए लाया गया है। लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करा गया है, टेबल्स फॉर्मूलाज इसमें इंसर्ट करा गया है रादर देन द लॉन्ग टेक्स्ट, है ना। सिंपल कई बार इनमें ऐसा क्या होता है कि इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, उसको प्रॉपर लिख दिया होगा टेक्स्ट में रादर देन कि उसका सिंपल फार्मूला लिख दो। तो अब क्या है, सिंपल फार्मूला में हो गया है। अब देखो पहले यहाँ पे क्या होता था, कॉन्सेप्ट होता था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का, ऐसे कॉन्सेप्ट होते थे। इनको खत्म करके ये कंफ्यूजन क्रिएट करते थे, है ना, कि भाई कब इनकम काउंट होगी, किस तरीके से चीजें होंगी। अब इसको खत्म करके इन्होंने सीधे बोल दिया कि टैक्स ईयर होगा, है ना, खत्म काम, ताकि इजी हो सके, है ना, क्लियरर एंड इजियर फॉर द टैक्स पेयर टू अंडरस्टैंड। देखो हम ये चीज भी समझना कि जो टैक्स पेयर है ना वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है, तो सबको नहीं पता वो इकोनॉमिक्स का क्या हिसाब किताब है। तो इसीलिए थोड़ा सिंपल था कि आम आदमी भी ढंग से समझ पाए भाई इसको जो टैक्स पेयर है। अब यहाँ पे देखो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टैक्स रूट क्लियर डेफिनेशन यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे देखो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज, अब इसको भी क्या कर दिया गया है, रिकॉग्नाइज कर दिया गया है न्यू टैक्स जो लॉ है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जैसे कि बिटकॉइन हो गया आपका, इथेरियम हो गया आपका, है ना, और भी बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, मीम कॉइन्स इतने ज्यादा आते हैं, है ना, वो सारे कॉइन्स जो हैं वो भी अब इसमें होंगे इसमें। और इंडिया में बहुत ज्यादा क्या है बढ़ रहा है ना इसमें, क्रिप्टो में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम से क्रिप्टो मार्केट थोड़ी डाउन जा रही है, बट कभी भी वो रिकवर कर सकती है। ठीक है, बिटकॉइन देखो अभी 1 करोड़ तक पहुंच गया था, एक बिटकॉइन की वैल्यू। ठीक है, 1 करोड़ तक, अभी डाउन हो गया है, बट 80,000 तक भी आ गया था वो। अब खुद सोचो अगर मान लो तुम एक बिटकॉइन खरीद लेते हो, 80,000 नहीं 80 लाख, ठीक है, 80 लाख तक वो आ गया था। अगर एक बिटकॉइन खरीद लेते हो और वो बढ़ के चला जाता है 1 करोड़, तो तुम्हारे को सीधे कितना प्रॉफिट हो गया है ना, 20 लाख का प्रॉफिट हो गया सीधे डायरेक्ट।
पर वही चीज है कि ये पक्का पता नहीं होता कि कौन कब पैसा निकाल देगा, कौन कब, है ना। कई बार ऐसा होता है कि पैसे डाल रहे होते हैं ताकि मार्केट में क्या बढ़े, है ना, ये लगे कि नहीं नहीं मार्केट ऊपर जा रही है, सब पैसा लगाएंगे, फिर एकदम से सारा पैसा अपना क्या कर देगा, खींच लेगा, जैसे वैल्यू बढ़ेगी, है ना, और फिर एकदम से क्रैश हो जाएगी मार्केट। तो ऐसा भी कह रहा था, देखो नो चेंजेस इन द टैक्स रेट, टैक्स रेट जैसे थे वैसे ही रखे गए, उसमें कोई चेंज नहीं लाया गया है। इससे क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पे सिंपलर लॉज होंगे, सिंपल, है ना, लॉ हो जाएगा, जो लिटिगेशन है वो कम हो जाएगी, बेटर फिट फॉर डिजिटल इकोनॉमी, है ना, इसमें देखो डिजिटल एसेट को भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, ये सारी चीजें। तो आउटडेटेड लॉज है उनको अपडेट करने का काम किया गया है, इंपॉर्टेंट लॉ है, अगले साल भी ये टाइम में रहेगा, न्यूज में रहेगा, है ना, क्योंकि अगले साल से चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे देखो सपोर्ट वॉलंटरी कंप्लायंस फॉर मेकिंग रूल क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहाँ पे अगली चीज एक और है, अमेरिका J1 वीजा shifted from cultural exchange to labor exploitation। यहाँ पे ये पता है किसी को, ये कौन सा वीजा होता है, क्या होता है ये वीजा? एक देखो H1B वीजा भी होता है ना, वो भी सुना होगा आपने, क्या होता है H1B वीजा? ये तो सुना है ना, क्या होता है ये? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है, स्किल्ड वर्कर के लिए कि अनस्किल्ड वर्कर के लिए? यस, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके लिए अमेरिका में, जो भाई लोग बढ़िया बढ़िया दिमाग के लोग हैं, आओ यहाँ पे काम करो, आपको बढ़िया पे किया जाएगा। ये देखो J1 वीजा जो होता है ना, ये होता है आपका कल्चरल एक्सचेंज टाइप, समझो इसको। जैसे मान लो आपको ना इंडिया में कुछ रेस्टोरेंट वगैरह चलाना है ना, और आपने होटल मैनेजमेंट में अच्छा करा है, और आपको देखना है कि यार पूरे वर्ल्ड में कैसी वो की जाती है, किस तरह से प्रैक्टिस होती है, तो आप क्या चले गए, एक साल चले गए यूएस से, वहां पे आपने क्या कर दिया, आपको यही जो J1 वीजा के तहत ही आपको क्या किया जाएगा, कोई होटल के तहत आपको रिक्रूट करा जाएगा, वहां पे आपके प्रॉपर आप कल्चर देखोगे वहां का पूरा, है ना, और एक साल बाद वापस आओगे, वो सारे एक्सपीरियंस लेके फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, है ना। तो ये काइंड ऑफ इस तरीके का प्रोग्राम हुआ करता था। इसमें क्या होता था कि एक कंपनी होती थी आपकी, वो ये सारी अरेंजमेंट करके दे दिया और वो आपसे फीस चार्ज करेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी कि ये मनमानी फीस चार्ज करेगी। पहले पहले तो देखो आपको क्लाइंट की तरह खींचना है, आपसे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा ले लेंगे पहले, और बाद में फिर आपकी ग्रीवेंस वगैरह कोई एड्रेस नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ज्यादा ही क्या करने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए, तो उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, आपके साथ मतलब आपकी जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। बेसिकली आप बाउंडेड हो लीगली इस कंपनी के साथ, इस कंपनी के थ्रू ही आप वहां पे गए हो, और इसी के थ्रू क्या होगे, वापस आओगे। तो बहुत ज्यादा पैसे देने के चक्कर में क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे, है ना, स्ट्रेस होगा, और वहां की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, क्या पता आपको उस हिसाब से पे मिल रही है नहीं मिल रही है ना, मतलब यहाँ पे पैसा भी दिया जाएगा ऑब्वियसली, आप जब वहां पे वर्क करोगे तो। बेसिकली इसका एम ये होता था कि आप जाओ वहां पे वर्क सीख के आओ एक साल, है ना, वहां का कल्चर देख के आओ कैसा है, किस तरीके से वहां पे लोग, है ना, रहते हैं, और इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, ताकि यहाँ पे बेटर आप अच्छा कर सको, है ना। तो ये यहाँ पे होता था, बट रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि भाई ये जो बना था कल्चर एक्सचेंज और ट्रेनिंग के लिए, ये अब एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाता जा रहा है ना, लो वेज जो लेबरर्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से हो रही है। अब देखो यहाँ पे है क्या, ये देखो पहले ओरिजिनल पर्पस था इसका, देखो डिजाइन टू कल्चरल एक्सचेंज अलाउइंग स्टूडेंट्स इंटर्न्स एंड ट्रेनीज टू एक्सपीरियंस यूएस वर्कप्लेस एंड कल्चर टेम्परेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका रीजन था। तो देखो किस तरीके से एक्सप्लॉइट होता है, यहाँ पे एक स्पॉन्सर कंट्रोल होता है, प्राइवेट स्पॉन्सर मैनेज प्लेसमेंट हाउसिंग ग्रीवेंसेस गिविंग देम एक्सटेंसिव पावर ओवर पार्टिसिपेंट्स। यही डिसाइड करेंगे जो स्पॉन्सर्स होंगे कि आपको कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, कौन सी जगह पे भेजा जाएगा, हाउसिंग का भी अरेंजमेंट यही करके देंगे, और ग्रीवेंसेस भी यही एड्रेस करेंगे। अब पहले तो आपसे पैसे ले लिए, बाद में आपका फोन नहीं उठा रहे, है ना, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसकी चीजें नहीं सुन रहे, और अपना मनमाना रेट क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। देखो हाई फीस स्टैंडर्ड्स, तो हाई फीस जब चार्ज करेंगे स्टार्टिंग में, तो उससे क्या होगा कि जो जो लोग वहां पे जा रहे हैं, है ना, एक्सपीरियंस के लिए, उनको पहले ही जहां तो वो एक्सपीरियंस के लिए रहते, पहले ही उनको इतना सारा लोन लेके वहां पे जाना पड़ेगा, और वहां पे अगर उतना पैसा वो रिकवर कर ही ना पाए, क्योंकि पैसे तो वहां पे भी मिलेंगे, तो फिर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ही होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे फीस और डेट ट्रैप में फंस जाते थे यहाँ पे जो जाते थे इसके थ्रू। अब यहाँ पे देखो लो वेज वर्क, many end up in physically damaging low paying jobs instead of educational experience। बोला तो आपको क्या है कि बड़ी आपको कहाँ ले जाएगा, होटल में प्रॉपर चीजें सिखाई जाएंगी, या आपको कॉलेजेस दिखाए जाएंगे, ये किया जाएगा, बट वहां पे क्या कराया जा रहा है, आपसे मिस्त्री का काम करवाया जा रहा है या कुछ करवाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, बट कुछ मतलब उस तरीके का काम नहीं मिलेगा जैसा आपसे प्रॉमिस किया गया होगा, तो उस पर भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है।
और प्रॉफिट ओवर वेलफेयर। अब स्पेसिफिकली ये जो स्पॉन्सर्स हैं ये चाहेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना, और ये क्या कोशिश करेंगे कि भाई प्रॉफिट ज्यादा हो और वेलफेयर की तो वैसी चिंता नहीं होती। तो यही चीज है देखो, visa status is tied to the sponsor compliance or refusal to work lead to joblessness and deportation। ठीक है, अब बेसिकली वही चीज है, उनके साथ अच्छे से नहीं बनी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो J1 जो वीजा है उसका ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है। बस ये एक्सपीरियंस के लिए आप जाते थे, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, ट्रेनिंग मेरे वहां होती थी, और फिर आप एक साल या जितना भी आपका टाइम है उसके बाद वापस आके यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, जो भी आपने करना है। ठीक है, बेसिकली एक्सपीरियंस लेना है तो आप वहां पे जा सकते तो जैसे इंडिया कोई ऐसा मतलब फंसला J1 वीजा सब कुछ चीज करता है तो ऑर्गेनाइज तरीके से बताओ, वैसे एक्सप्लॉइटेशन तरीके से, तो ये सॉफ्ट पावर का एक बन सकता है। नहीं समझ नहीं, ये तो यूएसए का होगा ना, J1 वीजा कुछ इंडिया ऐसा कुछ करता है आपने ना J1 वीजा जैसे हाँ हमने चलाई हुई है, जैसे कुछ वज्रस स्कीम चलाई हुई है हमने, है ना, और भी कुछ स्कीम्स है जिसके तहत हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे, जैसे कि मतलब उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, है ना, कि यहाँ पे आओ वर्क करो। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो इंडियन डायस्पोरा को यहाँ पे बुलाती हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो बाहर के प्रोफेसर वगैरह को यहाँ पे बुलाती है कि आइए हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे कुछ टाइम पढ़ा के जाइए, उनको कुछ पे बढ़िया रखी होती है उनके लिए। तो काइंड ऑफ ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर का ही है, वो भी जाएंगे यहाँ पे कल्चर देखेंगे तो वहाँ पे अच्छा ही हमारे लिए बोल के जाए। ठीक है, अगला है अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं वर्षगांठ है ना, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 101। आगे एक और न्यूज है, इनकी बर्थडे पे क्या मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे इनके बारे में ही देखते हैं पर्सनली इन्होंने क्या क्या चीजें करी है इंडिया के लिए। देखो सबसे पहले तो याद रखना वाजपेयी एंटर्ड इन सेकंड लोकसभा, ये लोकसभा में कब एंटर कर गए हैं 1957 में, है ना? उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम प्रधानमंत्री होते थे उस टाइम ये वहां पे एंटर कर गए थे। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इनको यूएन में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था इंडिया को, और उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किनको भेजा, इनको भेजा, है ना। उस टाइम पे ही आप देख सकते हो चीज, उस टाइम इंट्रा जो पार्टी जो डेमोक्रेसी थी वो भी किसी हिसाब से फंक्शन करती थी। आगे जाके ये बहुत ज्यादा थैंक अपनी लाइफ में राजीव गांधी का भी करते हैं, क्योंकि इनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम थी शायद, है ना, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, और उसके लिए कुछ गवर्नमेंट मिशन जा रहे थे आपके यूएस में, तो इनको गवर्नमेंट उसी के साथ यूएस में भिजवाया गया था और फिर इनका इलाज हुआ था वहां से। तो अपनी लाइफ में काफी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं राजीव गांधी के लिए भी, है ना। बट वही चीज है कि देखो एक चीज होती है पर्सनल रिलेशंस और दूसरी चीज होती है आइडियोलॉजी, है ना। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं बट एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत होती थी पहले पॉलिटिक्स में, जो कि आज की डेट में क्या देखने को नहीं मिलता है ज्यादा, है ना। जैसे गांधी और नेहरू, गांधी नेहरू हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए, गांधी नेहरू एक साइड और सुभाष चंद्र बोस एक साइड। सुभाष चंद्र को एंटी क्रिएट रखा जाता है कि भाई ये एंटी थे नेहरू और गांधी के, बट जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई ना तो उसकी एक रेजिमेंट का नाम गांधी नेहरू रखा, समझ रहे हैं, एक रेजिमेंट का नाम गांधी नेहरू, जो वुमेन रिलेटेड थी उसका नाम उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा। ठीक है, तो देखो उनकी आइडियोलॉजिकल क्या थे, डिफरेंसेस थे, बट उनको पता था ये चीज के दोनों किसके लिए लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती थी पहले पॉलिटिक्स में, जो कि आज की डेट में थोड़ी देखने को कम मिलती है ना। चलो देखो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे देखो एट द एज ऑफ 33 है ना, 33 साल में ये कहाँ पे चले गए, यहाँ पे बन गए थे भाई फ्रॉम भारतीय जनता, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस टाइम, भारतीय जनता है उस टाइम की इसके लिए। अब इनके देखो कुछ की अचीवमेंट्स इनके टाइम पे जो हुई हैं, इंडिया को जो चीजें मिली हैं, सबसे पहले तो है ना जो हमने पोखरण 2 कराया था ऑपरेशन शक्ति न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में, है ना, जिससे देश एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बना है, तो वो इनकी देन है। साथ में यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, जिसके तहत इन्होंने क्या इंडिया को है ना जोड़ने की कोशिश करी थी, है ना। देखो यहाँ पे मॉडर्नाइज नेशनल हाईवे, है ना, इस तरीके से यहाँ पे क्या बनाया गया था, इंडिया को इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करी गई थी, है ना, कि भाई हाईवे प्रोजेक्ट के थ्रू जोड़ा जाएगा। और वहां और एक चीज ध्यान में रखना है कि जहां पे रोड होगा ना, जहां पे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलपमेंट वहीं पे आती है, इसीलिए हम अपने नॉर्थ ईस्ट पे भी फोकस कर रहे हैं, ताकि वहां पे क्या हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो सके बाय आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना। और हमारा जो बिमस्टेक में इन्वॉल्वमेंट है उससे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से एक बार
प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि आपको हिमाचल के लिए क्या चाहिए, उनका जवाब पता है क्या था? सड़क, सड़क और बस सड़क। ये सड़क चाहिए, क्योंकि सड़क आ गई फिर डेवलपमेंट खुद ब खुद आ जाएगी, है ना। अभी भी देखो अपर हिमाचल में एरियाज देखो कनेक्टिविटी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। और रोड्स में उनकी हालत बेकार है। जब रोड्स अच्छे बाद ही डेवलपमेंट आती है। तो इसीलिए जो ये वाली गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा है। प्रेजेंट जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा, नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम करा है। हाईवेज से रिलेटेड बहुत ज्यादा हाईवेज बने इंडिया में, और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़े गए, ठीक है। तो हाईवे और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी इन्हीं के टाइम पे आई थी, है ना। देखिए तो पूरे इंडिया को हाईवेज के लिए भी सड़कों के लिए हाईवे का भी इंतजाम करा और गांव के लिए सड़कों का भी इंतजाम करा। इस इन्हीं के टाइम पे देखो यहाँ पे क्या आया था, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, तो वैसे मतलब भी इन्हीं के टाइम पे आया था। इसके बाद पीस इनिशिएटिव विद पाकिस्तान, जैसे हमने लाहौर समिट, है ना, कारगिल वॉर से पहले जो है वहां पे कोशिश की गई थी कि भाई थोड़ा पीस हो, बट उसके बाद 1999 में उसी के कुछ टाइम बाद क्या हो गया इन्होंने। इसके बाद देखो आगरा समिट भी यहाँ पे इनके टाइम पे हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान जो था ना, वो पहले आता था स्कूल चले हम, है ना, तो वो इन्हीं के टाइम पे आया था 2001 में, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करा था। आईटी और ई गवर्नेंस डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काफी ज्यादा चीजें करी है, ठीक है। देखो यहाँ से सीखना क्या है, एक तो न्यूक्लियर टेस्ट है तो पता है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट भी चलाया, थोड़ा ये भी याद रखना कि ग्राम सड़क योजना भी इन्हीं के टाइम पे आई है, और यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान भी इन्हीं के टाइम पे आया है। कई बार प्रीलिम्स में क्या आता है, रेंज करने के लिए आ जाता है, तो वो आप वैसे देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट आपका है इंडिया यूपीआई एक्ट 10। क्या मतलब हुआ कि यूपीआई को आए हुए कितने साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, और 10 साल में तुमने देखा कुछ कि चेंज आया है तुम्हारा मनी स्पेंड करने में। आज की डेट में सबसे ज्यादा मनी कैसे स्पेंड करते हो आप, ऑनलाइन करते हो। क्या इसका मतलब ये है कि पूरे इंडिया में ये आ गया होगा, पूरे इंडिया में सबके पास होगा यूपीआई? नहीं, अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। Why millions still do not use the world biggest digital payment system? अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको यूज नहीं करते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों नहीं करते होंगे लोग? डिजिटल डिवाइड, फर्स्ट चीज तो है डिजिटल डिवाइड, और क्या चीज, लिटरेसी नहीं होगी, है ना, और फियर ऑफ फ्रॉड। जैसे अपने पेरेंट्स को ना, अब तो देखो कर दिया होगा उन्होंने इंस्टॉल, पर तुमने जबरदस्ती करवा होगा कईयों ने, तो कर दो भाई हमारे को भी पैसे चाहिए होते हैं, है ना, कि आप इससे स्कैन करके हम खुद ही कोई भेज देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी नहीं, वो क्यों क्यों वो करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा लगता है यार नहीं पैसे कट ना जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, है ना। चलो, तो ये फियर रहता है, तो ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से अभी भी मिलियंस नहीं यूज करते हैं, चाहे वो एजुकेटेड भी होंगे फिर भी वो यूज नहीं कर रहे हैं। और अभी तक भी कहीं पे कहीं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अवेयरनेस नहीं फैली है इस चीज से रिगार्डिंग, है ना। तो यहाँ पे ये चीज हमने देख ली। यूपीआई की 10th ईयर है भाई, इट बिकम्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, बट इंडियंस अभी भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन रह गया है। पहले ये देखो ये है क्या, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये किसके कब लॉन्च हुआ था, 2016 में लॉन्च हुआ है, और ये किसका है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी ये वो है। इसी का ही और इनिशिएटिव्स आपके जो है वो देखो, भीम ऐप इन्हीं के थ्रू है, और फास्ट टैग जो है वो भी इन्हीं का ही है, एनपीसीआई का, ठीक है, ये पेरेंट कंपनी है एनपीसीआई बेसिकली। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंट लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट से क्या होती है, प्रमोट होती है। स्मार्टफोन ऐप से स्मार्टफोन ऐप्स को बैंक से लिंक कर दिया जाता है अकाउंट से, इस तरह से। यूपीआई नाउ अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट। 85% जो डिजिटल पेमेंट होती है इंडिया, वो किसके थ्रू होती है, यूपीआई के थ्रू होती है। बाकी और प्लेटफॉर्म्स भी है जिनके थ्रू की जाती है ना। बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन मंथली। अब क्यों नहीं अभी तक बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाया है ये, पहला रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयर नहीं है लोग, है ना, कहीं ने सुना भी नहीं है यूपीआई के बारे में। आपको लग रहा होगा कि कैसे ऐसे लोग जो नहीं सुन रहे होंगे, बहुत लोग हैं भाई, ट्राइबल एरियाज में जाओ आप, उन्होंने सुना ही नहीं होगा, है ना, वहां पे तो अभी तक टीवी भी नहीं पहुंचा। बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची। एक ना यूट्यूब चैनल है अनफिल्टर्ड बाय संदेश, अभी उसने ना बिहार इलेक्शन कवर करा, तो फिर उसने ना एक गांव की बात करी, फिर वो गांव में जाता है, उसमें वो गांव ऐसा है बॉर्डर पे पड़ता है, और मतलब उस गांव में स्ट्रेंथ भी बहुत कम है। देखो डेमोक्रेसी की ये भी डिसएडवांटेज है
एक ये आप क्या होता है कि स्ट्रेंथ अगर कम है ना तो पूछेगा नहीं कोई। उस गांव में अभी तक लाइट तक नहीं आई है, बैंक अकाउंट्स बोला जाता है कि बैंक अकाउंट सबके बने हैं, बट उस गांव में अभी भी औरतें ऐसी हैं जिनको क्या है बैंक अकाउंट जिनके नहीं बने हुए हैं। लड़कों के तो बने ही गए हैं थोड़े थोड़े बहुत, जो मैंने इंटरव्यू में देखा उसमें, पर अभी भी लोगों तक नहीं पहुंचे होंगे बैंक अकाउंट, कुछ फैसिलिटीज नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम अभी है। हमको लगता है शहर में बैठ के, शिमला में बैठ के ऐसे लगेगा कि भाई क्या है सब जगह बढ़िया बढ़िया है, सब चंगा है, बट ऐसा नहीं है ना। बहुत लोगों तक अभी चीजें नहीं पहुंची, बेसिक एमिनिटीज नहीं पहुंची। अभी हम और भी न्यूज देखेंगे, आपको लग रहा होगा कि इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, बट अभी भी रिग्रेसिव सोच है सोसाइटी में, ठीक है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, एक्सेस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस भी है। नो पर्सनल स्मार्टफोन और शेयर डिवाइसेज एट होम, कई लोगों का तो ऐसा ही है ना। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसकी वजह से भी नहीं कर पाते, मान लो आपके पास फोन है भी, कनेक्टिविटी नहीं तो क्या ही कर लोगे आप, है ना। लो डिजिटल कॉन्फिडेंस और स्किल, डिजिटल कॉन्फिडेंस भी कम होता है, स्पेसिफिकली हमारे जो पेरेंट जनरेशन है उनमें थोड़ा ऐसे देखने को मिलता है। देखो एक्सेस है ना, बट अनकन्विंस्ड है अभी भी। सम पीपल के, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन है, कनेक्टिविटी भी है, बट इंटरफेस किसी को कॉम्प्लेक्स लगता है। देखो कई एप्स आपने भी देखा होगा मिलती नहीं चीजें, स्पेसिफिकली जब फास्टैग का रिचार्ज कराना होता है तो वो मिल ही नहीं रहा भाई ऐप में, कहां से जैसे कराएं। अभी आपको पता नहीं चल रहा तो उनको तो कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा कि बैलेंस कहां से चेक करना है। पेटीएम बहुत ज्यादा अजीब सा इंटरफेस बनाया है, गूगल पे का थोड़ा सिंपल है फिर भी, है ना, तो उसमें प्रॉपर दी जाती है चीजें, पर पेटीएम में तो अजीब सी चीजें दिखती है तुम्हारे को, उसमें उन्होंने मार्केटिंग भी करनी है ना अपनी थोड़ी, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हैं भाई। देखो अभी भी लोगों को हमारे को क्या करना है, मिलियंस अभी भी एक्सक्लूडेड है ना? और इन चीजों का फायदा क्या होता है, यूपीआई जैसी एप्स के थ्रू पेमेंट करने का, ब्लैक मनी जनरेशन कम होती है। अगर कैश में आप दोगे ना पैसा तो उसमें चांसेस है कि क्या हो, ब्लैक मनी जनरेट हो सकती है, बट इसमें चांसेस रहता है कि ब्लैक मनी जनरेशन कम हो। अगर हम ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ब्लैक मनी जनरेशन कम होगी, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा, है ना, ये सारी चीजें। तो अब ये चीजें देख लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अगला है एक कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस भी है न्यू दिल्ली। देखो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है? तो कहां पे हुई है भाई, न्यू दिल्ली में हुई है 26 दिसंबर 2025, ठीक है, ये पिछले कल ही हुई है ये, ठीक है, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे देखो 2 डे इवेंट था, ब्रिंग टुगेदर इंडियाज काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटजीज एंड कोऑर्डिनेशन। जितने भी ये काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट होंगे आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे क्या किया जा सकता है, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट ये है किसने ऑर्गेनाइज कराई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने ऑर्गेनाइज करा, किसने कराई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कराई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम, तो होम मिनिस्ट्री ने कराई है। 2 दिन की थी भाई ये, 26 तारीख आज भी चली हुई है ना। थीम क्या है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। यहाँ पे ये भी चीज पूछी जाती है, टेररिज्म, है ना, थीम क्या है, तो ये भी याद रखना, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड नेक्स्ट जनरेशन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज। तो नेक्स्ट जनरेशन टेररिज्म जो हो रहा है उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाना है ना। आज की डेट में टेररिस्ट के पास भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ड्रोन्स वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में ना जो चित्ता आ रहा है, हिमाचल में भी चित्ता आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसका सोर्स है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है, देखो पाकिस्तान तो है ही टेररिस्ट, उसके तो जो ऑफिसर जनरल वाले वो भी टेररिस्ट ही हैं, है ना। क्या करते हैं वो, ड्रोन यूज करके बॉर्डर के इस पार चिट्टा का पूरा भरेंगे और इस साइड छोड़ देंगे, किसी को फ्री में दिख रहा है इतना सारा, और ऑब्वियसली आपको क्या है वो पैसा भी तो बहुत है ना, लोग कुछ भी कर लेंगे चिट्टा का यूज करने के लिए। तो इस तरीके से ये पंजाब में एंटर हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में एंटर हो रहा है, राजस्थान के थ्रू आता है और इधर चला जाता है, और यही चिट्टा कहां पे पहुंचता है, पहुंचता है। और हिमाचल की यूथ आज की डेट में बहुत ज्यादा इसकी चपेट में आ चुके हैं, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, ये जो चीजें है ना जैसे चिट्टा और ये सारी चीजें, ये चीजें भाई नहीं सही है, कोई भी नशा नहीं सही है। तो अगर कोई कर भी रहा है तो भाई छोड़ो, ठीक है, नहीं करना चाहिए कोई भी नशा। क्योंकि देखो एक कहावत है कि अगर आपको किसी को बर्बाद करना है ना, किसी देश को बर्बाद करना है ना, तो उसके यूथ को बर्बाद कर दो। यूथ पड़ा रहेगा नशे में, है ना, गलियों में नालियों में पड़ा हुआ है। चाइना क्या कर रहा है, अपने बच्चों को प्रॉपर ट्रेन कर रहा है, एआई वो एआई प्रोग्राम्स बना रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें। देखो एक और सुविधा, ओपियम वॉर्स, सुना है ओपियम वॉर्स के बारे में,
ओपियम वॉर्स क्या हुए थे देखो, जो ब्रिटिश इंडिया था और चाइना, चाइना के साथ टी का व्यापार बहुत ज्यादा होता था, चाइना के साथ बहुत ज्यादा टी का व्यापार हो रहा है, अब चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि अब सारा पैसा किसको जा रहा है, चाइना को जा रहा है, और टी के तो बड़े शौकीन थे ये ब्रिटिशर्स जो थे, इधर उधर भी वो करते थे। ब्रिटिशर्स ने सोचा है कोई ऐसी आइटम लाई जाए जिसका हम भी ट्रेड इनके साथ कर सके, तो उन्होंने ये जो अपना एरिया है ना, ये जो वेस्ट बंगाल और ये जो बिहार यूपी वाला एरिया, यहाँ पे इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, ओपियम उगाने स्टार्ट, और अब क्या कर दिया, ओपियम का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। अफीम ऐसी चीज है कि अगर आपने एक बार खा ली तो उसकी क्या लग जाएगी, लत लग जाएगी। अफीम की इतनी लत लगेगी आपको कि आपको चाहिए ही चाहिए वो, फिर फिर क्या, फिर ऑब्वियसली ट्रेड डेफिसिट कम होता गया। बट जैसे ही चाइना आजाद हुआ, चाइना ने जो जितने भी ओपियम खाने वाले लोग थे, जो मर्जी थे, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट रवैया, जहां पे भी प्लांटेशन वगैरह थी सारी खत्म, सबको पकड़ के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा गया, सबको मार 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 के, देखो ये चाइना है, ये इंडिया है ना, और ये वाला एरिया क्या है, साउथ ईस्ट म्यांमार और ये वाला, उन सबको मार 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 के कहां पे भिजवा दिया, यहाँ पे भिजवा दिया, और वो सारी ओपियम कहां पे उगने लग गई है, इस एरिया में, और ये क्या बन गया, गोल्डन ट्रायंगल। तो ये वाला एरिया गोल्डन ट्रायंगल बन गया। अपना तो नशा खत्म कर दिया, अब इसको स्पॉन्सर करता है कि इंडिया में क्या भेजे, अफीम भेज, तो अफीम यहां से भी आ रही है और यहां से भी आ रही है, तो ये भी सारे के सारे काय में अफीम के नशे में है, और ये भी अफीम, और अफीम ऐसी चीज है, इससे बहुत सारी चीजें बनती है। अफीम को ही अगर आप प्रोसेस करो, है ना, उसमें केमिकल सिंथेसिस वगैरह करके ही चिट्टा बनता है, इससे ही हीरोइन बनती है, तो इससे ही ब्राउन शुगर और ये सारी चीजें जो आप देखते हो, नशीले पदार्थ बहुत बनते हैं, और ये एक ड्रग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसको बुलाता है मॉर्फिन। सुना मॉर्फिन के बारे में, मॉर्फिन टाइम में यूज होती है, पेन किलर के तौर पर यूज होती है, बहुत एंशिएंट टाइम से हम अफीम को यूज कर रहे हैं पेन किलर के तौर पे, थोड़े बेनिफिट्स हैं, बट अब बेनिफिट्स का मतलब ये थोड़ी है कि आप दिन रात खाते जाओ, है, और ये सारी चीजें, और ऑब्वियसली इंडिया में भी इसका क्या है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, और बहुत ज्यादा कंजम्पशन कौन सी उसमें है, ड्राइवर्स, ठीक है, जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं अफीम, ठीक है, आसपास देखना आपने दिख जाएंगे आप, ठीक है, मतलब यहाँ मत देखना बाहर। अबाउट ये देखो, हमने ये सारी चीजें देख ली है ना, ये सारी चीजें हुई हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे राजस्थान, ये देखो मैं बोल रहा था ना रिग्रेसिव, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, मैं तुम्हारे को लग रहा है कि प्रोग्रेस हो गया बहुत, अभी रिग्रेसिव चीज हुई। राजस्थान की एक पंचायत ने स्मार्टफोन का डिसीजन लिया, देखिए आपने वीडियो, क्या क्या उस वीडियो में आया, ये अब किसके लिए, फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए, लड़कों के लिए नहीं, क्या लड़कों को नहीं होगा, रीजन क्या दिया गया इसका बताओ, इन्होंने क्या रीजन दिया, सोचा नहीं होगा इन्होंने कि ये इस तरीके का हो जाएगा, है ना। देखो इसका मतलब अभी भी ये है कि पंचायत अभी भी बहुत ज्यादा आपका सोशल बिहेवियर क्या करती है, कंट्रोल करती है, और ऐसी जगहों पे अभी भी पंचायतों का रोल क्या है। अब अगर वो इस तरीके से बोल रहा है ना, मतलब खड़ा होकर बोल रहा है वहां का जो भी प्रधान है पंचायत का, तो काइंड ऑफ आप देखो उनकी अभी भी लेजिटिमेसी बहुत ज्यादा है, और वहां पे डिसीजन ही सुनाए जा रहे हैं, चलो ये तो ठीक है, चलो अच्छी बात करें तो सही, बट यहाँ पे क्या है, स्मार्टफोन की एक्सेस खत्म करने की बात करे जा रही है, सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आज की डेट में स्मार्टफोन, लड़कियां पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाएंगी, बहुत ज्यादा इनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, इसलिए हमने करा है, भाई लड़कों का भी तो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो उनका लिए भी बैन करो, यहाँ पे लड़कियों के लिए बैन हुआ, बट ये वापस ले लिया उन्होंने बैन। देखो यहाँ पे controversial smartphone restriction involving Rajasthan, Jalore district made headlines for after a community panchayat announced it and then withdraw it amid public backlash. कुछ टाइम रहने की बात है, कुछ दिन पहले की बात। देखो ये हुआ कहाँ पे है, कास्ट पंचायत कम्युनिटी काउंसिल जो है आपकी सुधा मता पट्टी करके एक जगह है, पंचायत है, चौधरी कम्युनिटी की है गाजीपुर विलेज में, यहाँ पे स्मार्टफोन वुमेन के लिए बैन कर दिया, स्पेशली फॉर डॉटर इन लॉस। डॉटर इन लॉस कौन होती है, बहुएं, ठीक है, बहुओं का फोन बंद, ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहली चीज तुम्हारे को पता चल गई, ठीक है, ससुराल में क्या हाल होने वाला है ना। अगला यहाँ पे क्या है, यंग वुमेन, ठीक है, राजस्थान में तो यहाँ पे यंग वुमेन के लिए भी बंद कर दिया गया,
इन 15 विलेजेस। यहाँ पे ये 26 जनवरी से ये स्टार्ट होगा में, ये 26 से। दिस रूल वुड अप्लाई ओनली टू बेसिक, है ना, ओनली टू बेसिक कीपैड फोन, नॉट कैमरा फोन, स्मार्टफोन फॉर वुमेन। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे स्कूल गर्ल्स के लिए बोला गया कि स्कूल गर्ल्स जो है वो सिर्फ घर में फोन यूज कर सकती है, और वो भी सिर्फ स्टडी पर्पसेस के लिए, है ना। वेडिंग्स में ले जाना मना है, सोशल गैदरिंग्स में ले जाना मना है, नेबर्स के हाउस में ले जाना मना है, ठीक है। वहां पे फोटो खिंचा के फिर इंस्टाग्राम पे नहीं डालनी है। बेसिकली मोटिव यही होगा। बैकलैश हुआ बहुत ज्यादा, और इस चीज को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। पंचायत ने बोला कि हमारे को मिसअंडरस्टैंड किया गया है ना। ये तो कंपलसरी है ही, हमने तो ऐसे ही बोल दिया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई एक्सेसिव यूज हो रहा है बच्चों में, है ना, स्मार्टफोन का, तो इसीलिए हमने ये सारी चीजें करी हैं। ठीक है, अब देखो कुछ टाइम में ना देखोगे भी तुम कि बैन हो जाएगा, बच्चों के लिए तो हो ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है ना, डेनमार्क ने इनिशिएट कर दिया है, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और इंडिया में भी कुछ टाइम में देखने वाले हो तुम कि होने वाला ही है। ये स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा क्या है, डिसएडवांटेजेस है। आपको हमेशा ही लगता रहेगा, अगर आप फोन को साइड में रख दो ना, थोड़ा टाइम बाद लगा रहेगा फोन कहाँ गया, फोन कहाँ गया, है ना। इस तरह की अर्ज होती है आप में, क्योंकि भाई वहां पे इतने सारे लोग बैठे हैं, साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, वो कंटेंट ही इस हिसाब से बना के। एक एक्सपेरिमेंट करना, फोन एक्सचेंज करके रील्स देखनी स्टार्ट करना, तुम 2 मिनट में फोन नीचे छोड़ दोगे, बिकॉज वो तुम्हारी इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम्हारा फोन तुम्हारे हिसाब से कस्टमाइज हो चुका है। जैसे तुम्हारे को चीजें पसंद है, उसी हिसाब की तुम्हारे को रील्स आ रही है। जैसे ही तुमने कुछ सेकंड क्रॉस करे, 5-6 सेकंड से ज्यादा वीडियो देखी, उसको हिंट मिल गया कि अच्छा इसको ये वाली टाइप की वीडियोस पसंद है, तो अब इसको यही वाली वीडियोस दिखानी है, तो फिर वो तुम्हारे को वही वाली वीडियोस दिखाता रहेगा, है ना, वही सजेशन देता रहेगा। और ये सारी चीजें होती रहेंगी। और पॉलिटिक्स में भी ये बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर आप मान लो सेंटर में भी हो, आपको रील्स है ये बीजेपी से अच्छा काम किया, फिर और आई वो आई, फिर आप इधर चले गए, या कांग्रेस वाले तो आप इधर चले गए, फिर आपको फिर पहले आप क्या करोगे, इधर तो मोदी, यहाँ तो मोदी की तारीफ और राहुल गांधी को गाली, इधर हो तो राहुल गांधी को की तारीफ और मोदी को गाली। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है, स्मार्टफोन का। और स्मार्टफोन बिलीव मी और नॉट आपको आपसे ज्यादा जानता है, आपको किसी से भी ज्यादा जानता है। आप किस टाइम पे वल्नरेबल हो, किस टाइम आपको भूख लग रही है, किस टाइम क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, सब उसको पता है। ठीक है, समझिए, ब्रेकअप हुआ है, सीधे टिश्यू पेपर किया जाएगा। चलो ऑर्डर करो, रोने वाला टाइम आने वाला है ना। चलो इस सारी चीजें क्या है, फोन को पता है। आप कहीं भी जाओ, जूते लेने की बात करो भाई, जूतों की ऐड आ रही है, कुछ फंक्शंस की बात करो, फंक्शंस की ऐड आ रही है ना, कपड़ों की ऐड, ये सारी चीजें। तो काइंड ऑफ फोन बहुत ज्यादा वो सारी चीजें हैं। तो काइंड ऑफ ये देखोगे तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, वुमेन के लिए तो नहीं होगा स्पेसिफिकली, बट बच्चों के लिए हो जाएगा 15 साल से कम, कुछ टाइम में ये होने वाली चीज, क्योंकि वर्ल्ड भी ऐसा कर रहा है। आगे देखो यहाँ पे, प्रेसिडेंट रिलीजेस कॉन्स्टिट्यूशन इन संथाली लैंग्वेज। ठीक है, संथाली लैंग्वेज इज वन ऑफ आवर, कौन सी लैंग्वेज है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, या शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, वन ऑफ द शेड्यूल्ड। कौन से शेड्यूल में मेंशन है ये लैंग्वेजेस, 8 शेड्यूल में मेंशन है। कितनी लैंग्वेजेस है टोटल, 22 लैंग्वेजेस। देखो ये आयरनी है एक ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ना, उनमें भी नहीं प्रिंटेड है अभी तक। सारी लैंग्वेज में नहीं है, 22 लैंग्वेज में, कुछ लैंग्वेजेस ही हैं। पर ये एक वो मुहिम चलाई गई है कि धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन को हर लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, है ना। एटलीस्ट तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। पहला तो टारगेट यही है कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में तो हो ही हो। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिक्लेयर करता है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, और उन्हीं में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये तो आगे नहीं होगी ये। तो अभी रिसेंटली ये प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रही है, तुम्हारे को ये न्यूज दिखती रहेगी कि इस लैंग्वेज में हुआ, इस लैंग्वेज में हुआ। तो संथाली लैंग्वेज में अभी हुआ है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी संथाली लैंग्वेज में इसको रिलीज करा है, बेसिकली रिलीज करा है राष्ट्रपति भवन में। बस यही चीज याद रखनी है, संथाली लैंग्वेज। ठीक है, 8 शेड्यूल की लैंग्वेज है, ऑफिशियल देखो रिकॉग्नाइज ऑफिशियली सिंस 3। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट से ऐड करी गई थी संथाली, पक्का फर्स्ट की, बोल गए भाई क्या। ये देखो 21 71 है ना, यही था ना, इन दोनों को जमा करना था, बताई तो थी ट्रिक।
इन दोनों को जमा करके आया था। यहाँ पे क्या हुई थी ऐड? सिंधी। और यहाँ पे क्या हुई थी ना कुछ ट्रिक थी, क्या थी वो? खोमानी से क्या हो गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोडोमास, है ना, बोडोमास ट्रिक बताई थी आपको। बी से क्या था? बोडो, है ना, डीओ से डोगरी, एम से मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट याद रखनी, इन पे क्वेश्चंस आते हैं ना। राष्ट्रीय प्रेरणा, है ना, क्या अभी मेरे ख्याल से ये इन्हीं के बर्थडे पे क्या हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है, गुड गवर्नेंस डे के। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। लखनऊ में देखो इसको इनॉग्रेट कराया गया है 25 दिसंबर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये जो जगह है जहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे पहले डंप यार्ड हुआ करता था बहुत बड़ा, उनकी जगह पे ये बनाया गया है। और 101 जो बर्थ एनिवर्सरी है आपकी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की, उस तब ये मतलब इनॉग्रेट कराया गया है। मोदी जी पहले चर्च गए तो फिर उसके बाद यहाँ पे गए, देखा ना वीडियो तुमने, है ना, चर्च में क्योंकि क्रिसमस भी तो था, तो वहां पे गए। देखो यही चीज है, ये सेकुलरिज्म है ना हमारा वर्ड, ये सभी धर्मों को क्या किया जाएगा, इक्वली प्रोटेक्ट करा जाएगा, है ना? तो मोदी जी कभी पगड़ी पहन के चले जाते हैं सिखों के पास, कभी कहाँ चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं, बस सब एक जगह ढंगा। व्हाट इज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का है नेशनल मेमोरियल एंड इंस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स, 65 एकड़ में फैला है बसंत कुंज लखनऊ में। ठीक है, कितना यहाँ पे खर्चा हुआ है इसके लिए? 230 करोड़ हुआ है। और देखो यहाँ पे डिजाइन टू बी अ परमानेंट नेशनल एसेट प्रमोटिंग लीडरशिप वैल्यू यूनिटी एंड सक्सेस। यहाँ पे देखो 3 लोगों की मूर्तियां लगी हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैच्यूज ऑफ नेशनल लीडर्स हैं, कैसे स्टैच्यूज हैं ये भी पूछा जा सकता है। ब्रॉन्ज स्टैच्यूज हैं, 65 फीट टॉल है, 3 लीडर्स थे, है ना। कौन कौन से? अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर और भारत रत्न इनको मिला हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे ये। और यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना, आइडियोलॉजी फॉर, बेसिकली इनके नाम पे वो स्कीम भी है, देखो एक DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना इनके नाम पे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है ना, उनकी आइडियोलॉजिकल जो बैकिंग आती है वो कहाँ से आती है? इन्हीं लोगों से आती है। तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, इनके स्टैच्यूज बना दिए। कितने फीट के हैं? 65 फीट के ये है ना, और ब्रॉन्ज स्टैच्यू है। ठीक है, याद रखना ब्रॉन्ज स्टैच्यू है। कौन कौन से लीडर्स हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पे देखो एक चीज और याद रखनी है कि एक ना लोटस शेप्ड म्यूजियम भी बनाया गया है। लोटस ऑब्वियसली तुम्हारे को पता है किस रीजन से रखा गया होगा, है ना। और ये देखो इतने स्क्वायर उसमें फैला हुआ है, स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यूजर uses digital and immersive technology to showcase India's national journey and leadership practice। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, डिजिटल वो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे होंगे, ताकि तुम्हारे को क्या पता चले कि किस तरह से किस तरीके से क्या होता है आपका जो नेशन की प्रोग्रेस कैसे हुई है। जैसे कभी म्यूजियम विजिट करा है आप लोगों ने, ऐसा डिजिटल म्यूजियम? जैसे कोई अमृतसर गया है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में भी म्यूजियम है, वहां पे भी बहुत सारी इस तरह से टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, की गई है, जिससे प्रॉपर पूरी जर्नी दिखाई जाती है उन लोगों की, समझे। वहां पे जाओगे, देखो ऐसी जगह पे ना अगर जाने का मौका मिले, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती घर वालों को पोस्ट करके बोलोगे नहीं हमने जाना है, बट अगर कभी मौका मिले जाने का तो जाना चाहिए। दिल्ली जाओ तो ऐसे नहीं कि बस वहां पे सीपी के गेड़े मार के आगे वापस, है ना, या फिर कहीं सरोजनी घूम के आगे, इस तरीके से भी वहां पे नेशनल म्यूजियम है। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी है। जाओ नेशनल म्यूजियम देखो, वहां पे तुम्हारे को जो पढ़ रहे हो ना तुम हिस्ट्री की बुक्स में, उस वो जितने जाके तुम्हारे को स्कल्पचर्स दिखेंगे, वहां पे बहुत सारी चीजें दिखेंगी। बल्कि वहां पे जब जाओगे वहां पे ना बुद्धा के रियल बोन्स भी पड़ी हुई है, मतलब पड़ी तो नहीं है, प्रॉपर अच्छे से उनको रखा गया है ना, प्रॉपर रखा गया। बुद्धिस्ट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां पे आते हैं, उस एक सेक्शन है पूरा वहां पे, और जूते उतार के जाना पड़ता है उस सेक्शन में आप जाओगे। और थाईलैंड की जो किंग है उन्होंने वहां पे क्या बना रखा है, उसके लिए सोने का वो बनाया हुआ, उसके अंदर तुम्हारे को रैलिक्स दिखते हैं बुद्धा के, है? और इन रैलिक्स को हम प्रमोट करते हैं अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए।
देखा होगा आपने, सुना होगा कि हम बुद्धा के रेलिक्स ले गए, कभी थाईलैंड ले गए 1 महीने के लिए, कभी मंगोलिया ले गए, तो वो जो रखे हुए हैं वो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखे हुए हैं। तो जाओगे तो फिर ऐसी चीजें पता चलेंगी, है ना, बहुत सारी मूर्तियां, कल्चर दिखेगा तुम्हारे को, ट्राइबल कल्चर है, यहाँ तक कि स्पीति का कल्चर जो है उसकी भी बहुत सारे वहां पे जो है चीजें रखी गई हैं, बुद्धा की तुम्हारे को पुरानी पुरानी मूर्तियां दिखेंगी, ठीक है। यहाँ तक कि मोहनजोदारो और जो जहाँ पे जो भी चीजें मिली है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं, ओरिजिनल सील्स भी तुम्हारे को वहां पे दिखेंगी, है ना? जो बुक्स में लिखी है अभी तक वहां पे दिखेंगी प्रॉपर, ठीक है। बैरियर्स पूरा का पूरा उठा के रखा हुआ है वहां पे कि किस तरीके से बैरियर किया जाता था, वहां को प्रॉपर दिखेंगे। पॉट साइड में प्रॉपर ह्यूमन की जो हड्डियां होंगी वो प्रॉपर तुम्हारे को वहां पे दिखेंगी, ठीक है। तो इस ऐसे अगर कभी जाने का मौका मिले तो जाना चाहिए। तुम तो शिमला के म्यूजियम में नहीं गए होंगे भाई जाओ भाई, कुछ तो देखने को मिलेगा। मिलिट्री म्यूजियम है नीचे, देखो यहाँ पे आपका अनाडेल में, देखो चीजें कि क्या क्या चीजें हुई है, अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। अब पता ही नहीं था कि वहां पे भी है वहां पे उसके पास अनाडेल ग्राउंड के पास। चलो अब देखो यहाँ पे, देखो सिख नगर कीर्तन प्रोटेस्ट इन न्यूजीलैंड। अभी न्यूजीलैंड में क्या हुआ है कुछ टाइम पहले, देखो इस तरह की इमेजेस तुम्हारे देखने को वहां पे मिली है। यहाँ पे लिखा गया है दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया। यहाँ पे क्या चला हुआ था, एक सिख प्रदर्शन चला हुआ था अपना, ऑब्वियसली वो कुछ कीर्तन वगैरह कर रहे थे और उनको आके यहाँ पे रोका गया। और ये जो रोकने वाले लोग थे ये भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के ही थे, जो वहां के लोगों जो ऐसा जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ का कल्चर क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है। और इन लोगों ने पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट करे हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक डांस परफॉर्म करा जिसको बोला जाता है हाका। हाका जो डांस होता है वो किसका डांस होता है, माओरीज कम्युनिटी जो वहां के इंडिजिनस लोग हैं उनका बैटल डांस होता है, उसको बोला जाता है हाका, है ना। तो हाका यहाँ पे परफॉर्म करा उन्होंने, और उसको ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता था टू स्केयर ऑफ एनिमी, है ना। अगले वाला जब लड़ाई हो रही थी तो उसको डराने के लिए वो चीज करी जाती थी, वो यहाँ पे इनके सामने करी गई। देखो जो सिख यहाँ पे कीर्तन हुआ था उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे उनके पास परमिशन थी। फिर उसके बाद जब वो हक्का हुआ तो यहाँ पे प्रॉपर पुलिस वालों ने हेल्प करी है। यहाँ पे बेसिकली इन्हीं के साइड थे, सिखों के साइड ही ये पीसफुल चल रहा था जो भी कुछ चल रहा था, है ना। चलो तो यहाँ पे ये चीज देखो, पीसफुल जो नगर कीर्तन था, सिख प्रोजेक्शन यहाँ पे था, उसको क्या किया गया देखो, इन्वॉल्विंग डिवोशन हिम्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाज हेल्ड इन साउथ ऑकलैंड की ये क्या है खबर है। यहाँ पे लोकल प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया, ट्रेडिशनल हाका माओरीज डांस होता है इसको परफॉर्म करा। और प्रोटेस्टर आल्सो रेज बैनर्स लाइक दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया, है ना। और स्लोगन्स भी बहुत सारे ऐसे गाए। पुलिस ने इंटरवीन करा टू सेपरेट द ग्रुप्स एंड एंश्योर द नगर कीर्तन पीसफुली कंटिन्यू, ठीक है, ताकि पीसफुली कंटिन्यू कर पाए। सिख कम्युनिटी देखो यहाँ पे हैड ऑफिशियल परमिशन थी उनके पास, उन्होंने थी परमिशन ली हुई फॉर लॉफुल रिलीजियस प्रोसेशन। तो बेसिकली जब हम फर्स्ट इंस्टेंट में कोई इंसेंस में कोई चीज देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड भी हमारे से हो सकता है, यार ये क्यों कर रहे थे वहां पे कीर्तन, है ना, यार जो भी कुछ कर रहे थे बट परमिशन लेके कर रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे खुद से निकल के, है ना। यहाँ पे देखो प्रोटेस्टर्स जो थे यहाँ पे डेस्टिनी चर्च जो थे ट्रू पैट्रियट्स ऑफ न्यूजीलैंड ये करके एक ग्रुप है ना। ये ब्रायन तामाकी, है ना, ये जो बंदा है इसके द्वारा ये वो चीज है नोन फॉर एंटी इमिग्रेशन एंड नेशनलिस्ट रेटोरिक, ये इसके लिए जाना जाता है ये पहले से ग्रुप। तो ये इसी ग्रुप ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करा और हक्का परफॉर्म करा। लोकल जो न्यूजीलैंड का क्या रिस्पॉन्स था, न्यूजीलैंड एमपीज एंड पब्लिक फिगर डिफेंडेड द सिख कम्युनिटी राइट टू सेलिब्रेट पीसफुली। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के जो एमपीज वगैरह है, पब्लिक फिगर्स जो है, उन्होंने भी इनको पीसफुली इनका जो पोजेशन था उसको सपोर्ट ही करा है कि भाई ताकि जो मल्टी कल्चरल इथोस है कंट्री की वो मेंटेन रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और न्यूज देखी होगी तुमने रिसेंटली कि जो बैंड हो गई है न्यू माइनिंग लीजिंग इन। चलो देखो अरावलीज की कुछ डेफिनेशन आई, क्या डेफिनेशन थी, 100 मीटर से क्या होगी जो कम जो होंगी उनको काउंट नहीं किया जाएगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या करा इसको सपोर्ट ही करा एक तरीके से। और यहाँ पे इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जो अब माइनिंग के लिए खुल जाएगा ये पूरा एरिया अरावली, और अरावलीज ना इंडिया में तब से है जब से इंडिया में नहीं था, इंडिया साउथ उसमें होता था, है ना। फिर जब प्लेट मूवमेंट स्टार्ट हुई उससे पहले का बना हुआ है, हिमालय भी नहीं बने थे जब का अरावलीज है, पुराने ओल्ड माउंटेन्स है ये, एस्कार्पमेंट्स इनको बोला जाता है ना, जो लास्ट स्टेज होती है आपके
जो माउंटेन उसकी इरोड होके इतने कम हाइट पे हो गए हैं, पर इनका अभी भी पर्पस है। इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है डेजर्टिफिकेशन को बचाना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, है ना। और जो यहाँ पे ऑब्वियसली इतनी वाइल्ड लाइफ होगी, तो होगी ही वाइल्ड लाइफ यहाँ पे, उनको प्रोटेक्ट करना, है ना। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, ये सारी चीजें। और वही चीज है जो एनवायरमेंट है ना, वही नेचर ने अपने हिसाब से अपने को डिजाइन करा हुआ इस हिसाब से कि वो हर चीज का एक रोल है, तो इसका भी रोल है। अगर अरावली देखो, बोला जाता है ना, ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, अरावली की डायरेक्शन ऐसी है, उससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है ना। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे होती तो यहीं पर वर्षा वर्षा हो जाती, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट दिखते हैं नीचे, तो यहीं पे ही बारिश हो जाती है, तो रेन बेयरिंग विंड्स जो होती है यहाँ पे मैक्सिमम रेन दे देती है और आगे के लिए कम रहती है, ठीक है। लीवर्ड साइड जो आपकी रहती है ना, आपने पढ़ा होगा है ना। तो ये सारी चीजें इसकी डायरेक्शन की वजह से ही जो मानसून की जो विंड्स हैं वो किधर आ पाती हैं, और काइंड ऑफ अगर स्नोफॉल के लिए भी तो चाहिए ना आपको कुछ, सॉरी स्नोफॉल नहीं, वो तो कुछ और रीजन हो गया, है ना। यहाँ पे जो रेन होती है हिमाचल में, उसमें आपके मानसून के टाइम में, वो भी किस वजह से होती है, इसी वजह से हो पाती है, बिकॉज इनकी वो ये है डायरेक्शन ऐसी है। और इम्पोर्टेंट रोल ये है कि डेजर्टिफिकेशन को बचाएंगे भाई आप, तो इसके लिए अभी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट पे उतर गए हैं, और जेंजीज फिर से उतर गए हैं प्रोटेस्ट पे। और जेंजीज से अब डर ही लगता है सबको, क्योंकि पहले नेपाल, फिर लद्दाख, और फिर अभी ये अरावली के मैटर में भी उतर गया है जेंजीज। ऐसे बोर्ड पकड़ के देखा था मैंने कल, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड कंप्लीट बैन ऑन ग्रांटिंग एनी न्यू माइनिंग लीज इन एंटायर अरावली रेंज फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। दिल्ली से गुजरात तक भैया कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला 24-25 दिसंबर को, टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल अरावली। अब देखो व्हाट द बैन मींस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। माइनिंग लीज इज a permit that allows companies to accept materials and stones from land। अब यहाँ पे बैन लग गया है, तो ये जितने भी न्यू लीज, जो नई कंपनीज को लीज मिलती है यहाँ पे, वो क्या कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, अब नहीं दी जाएगी वो, ठीक है। यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, जहाँ जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जहां जहां ये क्या जाती है अरावली। क्यों की गई इम्पोज, क्योंकि भाई इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन है ना, इसको प्रोटेक्ट करना है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के, नेचुरल बैरियर है, डेजर्टिफिकेशन के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करता है, बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करता है, एयर और क्लाइमेट क्वालिटी को भी इंप्रूव करने का काम करता है। डैमेज है ना फ्रॉम अनरेगुलेटेड माइनिंग, अनरेगुलेटेड माइनिंग से बहुत ज्यादा डैमेज होगा। रेगुलेटेड माइनिंग, अनरेगुलेटेड बहुत होती है, जैसे हमारी रिवर्स, रिवर्स के आसपास भी क्या होती है, माइनिंग बहुत सारी होती है ना, तो अनरेगुलेटेड होती है वो कई बार, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन हो गया, लॉस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे रोल क्या है, एक बॉडी है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन हैज बीन टास्क्ड। इसको टास्क दिया गया है, कौन सी बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इसको टास्क दिया गया है टू आइडेंटिफाई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एंड फ्रेजाइल जोन्स। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स है जो अरावली हिल्स में, उनको फाइंड करने का काम दिया गया है। दूसरा, प्रिपेयर अ मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। सस्टेनेबल माइनिंग के लिए एक प्लान बनाना है यहाँ पे, है ना। देखो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कंप्लीट ही बैन हो जाए कोई चीज, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे को चाहिए, है ना। तो सस्टेनेबल वे में अगर चीजें हो तो ठीक रहेगा। कंप्लीट बैन भी एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा ना, हमारे को रिसोर्सेज भी तो चाहिए। तो यहाँ पे सस्टेनेबल माइनिंग के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, प्लान बनाया गया है, साइंटिफिक क्राइटेरिया लाइक जियोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें यहाँ पे करी जाएंगी, ठीक है। द प्लान विल गाइड फ्यूचर डिसीजंस। ये जो प्लान बनाया जाएगा इससे फ्यूचर डिसीजन रहेंगे, मतलब फ्यूचर डिसीजंस में हेल्प लेने में। तो यहाँ पे किस बॉडी का नाम जरूर याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसका ही काम है। नेक्स्ट आपका है इसरो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च। तो इसरो ने भाई ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च कराया है। कौन सी कंट्री का सैटेलाइट है ये, यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का सैटेलाइट है। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हमारा जो LBM है ना, पता है इसके बारे में, LBM के बारे में क्या होता है इसका मतलब,
बताओ क्या है इसकी फुल फॉर्म? चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो ऑन 24 दिसंबर 2025 इसरो सक्सेसफुली लॉन्च ब्लूबर्ड 2, है ना, यहाँ पे ये लॉन्च करा गया LVM-3 M6 की हेल्प से। देखो लॉन्च व्हीकल पूछा जाता है, इसको पहले इसी व्हीकल को पहले GSLV Mark 3 बोला जाता था, ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, है ना, लॉन्च व्हीकल Mark 3 बोला जाता है, अब इसको GSLV बोला जाता था इसको पहले, है ना, GSLV Mark 3, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, लॉन्च व्हीकल Mark 3, ठीक है। इसका M6 मिशन है ये, याद रखना, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कौन से सैटेलाइट से लॉन्च करा गया है, ये वाला ये से लॉन्च करा गया है, स्पेसिफिकली इसका नाम भी याद रखना। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तो याद रहेगा, बट M6 M4 M7 इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो M6 है भाई, है ना, 26 है तो 6 याद रख लेना, है ना, याद रह जाएगा सिंपल 26 में पेपर होगा तुम्हारा। लॉन्च ये 25 में हो गया है ना। ब्लॉक तो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट यूएस फर्म AST जो स्पेस मोबाइल, इसका ये व्हीकल है, इसको किसने लॉन्च करा है, देखो LVM-3, इसका निकनेम क्या है, बाहुबली भी है, बाहुबली इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्च व्हीकल है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉन्च साइट कहां से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा गया है। ऑर्बिट कौन से में, सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में। अलग अलग टाइप के ऑर्बिट होते हैं, एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, मिडल ऑर्बिट होता है, और जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, है ना, जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं वो वाले ऑर्बिट्स होते हैं। पोलर ऑर्बिट भी होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी होता है। कभी मौका लगेगा या आपका स्पेस चालू होगा शायद इसके बाद, तो आप ये सारे पढ़ोगे, है ना, इसके बाद आपका स्पेस चालू हो रहा है ना, समझ सकते हैं। चलो जी, तो ये यहाँ पे 520 किलोमीटर इस तक यहाँ पे पहुंचाया जाएगा ये। देखो अभी तक का जो ये किया गया है ना, ब्लूबर्ड जो भेजा गया है, ये अभी तक का हैवीएस्ट है। वेट कितना था इसका, 6100 kg। ये भी पूछा, देखो वेट भी, क्योंकि हैवीएस्ट है तो वेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हैवीएस्ट सैटेलाइट एवर लॉन्च फ्रॉम इंडियन सॉइल, तो ये हैवीएस्ट सैटेलाइट जो इंडिया की सॉइल से लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे देखो 223 मीटर स्क्वायर फेज एरे एंटीना यहाँ पे है, टेलीस्कोप साइज का इतना एंटीना है इस जो ये सैटेलाइट है इसका, टेलीस्कोप जितना होता है ना उतना तो एंटीना ही है इसका, समझ गए। तो ये यहाँ पे भेजा गया लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन एंटीना इन लो अर्थ ऑर्बिट, ये भी है। देखो हाई प्रिसीजन डिप्लॉयमेंट किया भी गया है, तो एक्यूरेटली वहां पे जिस ऑर्बिट में जाना चाहिए था उसी ऑर्बिट में ये गया है, इधर उधर कहीं पे नहीं गया है। अब यहाँ पे देखो इसके बारे में, देखो LVM-3 के बारे में, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में देखो, इसको पहले कैसे जाना जाता था, GSLV Mark 3 is ISRO's heavy lift launch vehicle designed for human space flight and large payload missions। जो हमारा गगनयान मिशन है वो उसके लिए भी कौन से यूज होगा, LVM-3। देखो जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स है ना, उनके लिए हम पहले ज्यादा हैवी यूज करते थे, जैसे PSLV यूज कर दिया, बट हमने अब और डेवलप कर दिया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो स्मॉल सैटेलाइट के लिए छोटे रॉकेट की जरूरत है, बड़े रॉकेट की थोड़ी की जरूरत है। अब बाजार जाना है तुम्हारे को ग्रोसरी लेने, तो तुम ट्रक थोड़ी भी निकालोगे उसको जाने के लिए, है ना। चलो ये चीज है ना। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, ये नाम है इसका लॉन्च व्हीकल मार्क 3। GSLV Mark 3 भी बोला जाता था, इसने डेवलप करा है। हाइट इतनी है, देखो इतने टन का इसका वेट है, और इसको बाहुबली बोला जाता था। पेलोड कैपेसिटी में देखो लोअर ऑर्बिट पे 8000 किलो तक का ये ले जा सकता है, बट सिंस अभी तक 8000 किलो का तो नहीं ले जाया गया है। कितने का लिया गया है, 6100 किलो तक का तो पहुंचा ही दिया है। और कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, इसको लॉन्च करा गया है कौन सी उससे, M3 M6, ठीक है, ये याद है। चलो तो ये सारी चीजें में याद रखना, इसरो का मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट है हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई रशिया और रशिया के प्लान्स, न्यूक्लियर क्या बनाएंगे, पावर प्लांट, किस पे, मून पे। यहाँ इंडिया में सड़कें नहीं बन रही उनसे, यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, मून पे प्लान कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। क्यों जरूरी है, बनाना, इंफ्लुएंस दिखाना, चलो वो तो हो ही जाता है कर देंगे। उसके अलावा क्या
एनर्जी प्रोवाइड सैटेलाइट पर एनर्जी, सैटेलाइट को तो जरूरत ही नहीं थी ना एनर्जी की, सैटेलाइट तो सोलर एनर्जी पे काम करता है। जमीन में हमारे कल खत्म हो जाता है मून से निकाले। इतनी तारे थोड़ी उड़ जाएंगे इतने दूर तक, है ना। ये रीजन नहीं है स्पेसिफिकली। देखो जो अगर फ्यूचर में यहाँ पे कॉलोनीज बनानी है, रिसर्च वगैरह करनी है ना, क्वेश्चन है ना यूनिवर्स कहाँ से आया, कैसे हुआ, सब कुछ, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो कहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। इलॉन मस्क है ना आपका, बोलता है कि नहीं मैं पैदा हुआ पर मरूंगा मार्स पे। तो उसके प्लान ऐसे सोचो, वो प्लान सोच रहा है कि मार्स को किस तरीके से बॉम्ब किया जाए बढ़िया, है ना, कि वो रहने लायक है। तो मैं इसका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें बोलता है कि अगर हम नॉर्थ पोल पे न्यूक्लियर धमाका कर दे तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे ऐसा चीज हो सके, है ना। तो उसकी प्लान्स वैसे है कि वहां पे जाके, और वो कर भी देगा, है ना। वो है भाई ऐसा। अभी देखो ना कुछ टाइम पहले उसने जो ये हमारे लॉन्च व्हीकल वगैरह होते हैं ना, इनमें क्या प्रॉब्लम है कि ये वन टाइम यूज होता है। अब उसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी टेस्ट कर लिया है, और वैसे वाला प्रॉपर आयरन मैन वाला, जैसे वो आयरन मैन आता था ना, गिरता था, फिर एकदम से उसको याद आता है कि मेरे को जाग आ गई, एकदम से जो अपने प्रोपल्शन उसको स्टार्ट करता था और फिर एकदम से स्टेबलाइज होता था। बिल्कुल सेम सिस्टम पिछले साल किया है उसने अपने पुराने रॉकेट के साथ, और आके वो प्रॉपर अपने डॉक पे लगा भी है। ठीक है, तो वो कर सकता है ऐसे काम। इन फ्यूचर आप देख सकते हो कि आप मार्स पे, क्या पता मार्स पे ही मरे हो। तो रशिया प्लान्स न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून। ठीक है, तो रशिया का प्लान है भाई, रशिया announced a plan to build a nuclear power plant on the moon by 2036। 36 तक बन जाएगा 10 साल में। मून पे क्या दिखने वाला है, पावर प्लांट, अगर ये सब कुछ सही चला और किसी वॉर में ना फंस गया हो, है ना, रशिया यूक्रेन को। अभी तो फंसा हुआ है ना उसमें वॉर में। एज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, जॉइंट रिसर्च स्टेशन विद चाइना। चाइना भी है साथ में। अब समझ लो कि इसके चांसेस थोड़े ज्यादा ही हैं कि चाइना बहुत जुगाड़ू है भाई। चाइना बहुत आगे है। चाइना बोलना आसान है कि चाइना ऐसा है वैसा है, पर चाइना बहुत ज्यादा आगे है, इसीलिए यूएस भी डरा हुआ है कि साला बिल्कुल पीछे ना छोड़ दे। ये बहुत सारी चीजें डेवलप कर चुका है वो। वहां की सिटीज जाओगे तुम्हारे को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे लगेगा तुम ग्राउंड पे चल रहे हो और साइड में तुम हाईवे के साइड में जाओगे, नीचे देखोगे कार है लोगों के, है ना। इस तरह की भी सिटीज उन्होंने डेवलप कर दी है, समझ लो। तो ये सब बहुत आगे है चाइना। आर्टिफिशियल सन उन्होंने क्रिएट कर दिया है ना, मून क्रिएट, सब कुछ क्रिएट कर दिया उन्होंने वहीं पे। और अब उन्होंने उनका खुद का वो भी है, क्या पता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जैसा, उनका खुद का भी है ना। और इंडिया भी कोशिश कर रहा है अंतरिक्ष मिशन की तैयार करने की, बट अभी तक हम कर रहे हैं कोशिश, बट उन्होंने तो बना भी दिया है। और रशिया और इन्होंने हाथ मिला लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए जल्दी से जल्दी। देखो व्हाट इज द प्लान, है ना, व्हाट इज द प्लान आएगा ये। यहाँ पे देखो रोसकॉस्मोस, रशिया स्पेस एजेंसी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद लोवा किल, है ना, एसोसिएशन एरोस्पेस कंपनी टू डेवलप ल्यूनर पावर प्लांट एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनलाइज विद इन। बस बेसिकली हमको ना इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना है कि कौन सी कंट्री है ऐसी जिसने सोचा है कि भाई 36 तक क्या बना देगा, पावर प्लांट बना देगा, कहाँ पे, मून पे। तो कौन सी कंट्री है वो, रशिया, अलॉन्ग विद चाइना के साथ पार्टनरशिप है उसकी। बाकी सारे डिटेल्स थोड़ी बहुत यहाँ पे दी गई है, पढ़नी तो पढ़ लेना है ना। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। न्यूक्लियर देखो एक तो रिसर्च करने के लिए, प्लस दूसरी चीज है कि एनर्जी, क्या हमारे को सन से नहीं मिल सकती एनर्जी, मिल सकती है। बट जो सन, जो मून है ना, मून पे 15 दिन का एक दिन होता है, 14-15 दिन का क्या होता है, दिन होता है, फिर 14-15 दिन की रात हो जाती है। तो रात के टाइम पे कहाँ से लाओगे सनलाइट, सनलाइट नहीं होगी तो क्या है, एनर्जी जनरेशन नहीं होगी। जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, उसमें क्या साउथ पोल पे जब गया हमारा तो उसके पास कितने दिन का था, कुछ 1-2 हफ्ते का ही टाइम था। उसके बाद वो साइड कहाँ चली गई, डार्क वाली साइड चली गई, डार्क वाली साइड चली गई, तो ऑब्वियसली पावर नहीं आएगी, तो खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे को कंसिस्टेंट पावर अगर चाहिए तो किससे मिलेगी, न्यूक्लियर एनर्जी से ही मिल सकती है ना। इजी भी है इसको बनाना एज कंपैरिजन टू बाकी। हाइड्रो पावर तो बन नहीं सकती, हाइड्रोजन एनर्जी तो है नहीं। जियोथर्मल अब लगेगा पता जाके होगी कि नहीं होगी, जियोथर्मल नहीं होगा फिर वो कुछ और होगा, है ना, थर्मल होगा फिर वो, ठीक है। जियोथर्मल तो आपके लिए यूज होगा ना भाई, ठीक है, तो वहां पे कुछ और होगा, है ना। इस तरह की देखेंगे पॉसिबिलिटी, बट अभी पॉसिबिलिटी सिर्फ न्यूक्लियर पावर की ही है, और सोलर एनर्जी की तो ऑब्वियसली है। नेक्स्ट आपका वीर बाल दिवस एंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये दो यहाँ पे पर्सनालिटीज हैं, पता है किसी को इनके बारे में क्या हुआ था, कुछ आइडिया।
दीवार में चिनवा दिया गया। दीवार में चिनवा दिया गया था। क्यों चिनवा दिया गया था? ठीक है, इनको फोर्स कर रहे थे इस्लाम अडॉप्ट करने के लिए, दे डिडंट अडॉप्ट इस्लाम। ठीक है, और इनको वो कर दिया। देखते हैं 26 दिसंबर 2025 इंडिया ऑब्जर्व वीर बाल दिवस, है ना, नेशनली, एंड द प्रेसिडेंट कन्फर्ड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया गया आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। देखो ये भी मनाया गया और यहाँ पे बाल पुरस्कार भी दिए गए, बच्चों को दिए गए, उन बच्चों को जिन्होंने एक्सट्रीम करेज और ये सारी चीजें शो करी हैं, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। सबके नाम याद नहीं रखने क्योंकि काफी को दिए जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, बस इतने याद रखना है ना कि कितनों को दिए गए हैं वो अभी देखेंगे। वीर बाल दिवस is observed every year on 26 December in India to honor the courage and sacrifice of youngest son, है ना, साहिबजादा बोला जाता है इनको, ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादा थे, छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा अगर सिंह, तो ये दोनों थे, इनको शहीद कर दिया गया, है ना। क्यों कर दिया गया? बिकॉज उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे कुछ वॉर चला हुआ था और पीछे से यहाँ पे इनके उस पर अटैक हो जाता है, बेसिकली इनको कैप्चर कर दिया जाता है, अल्टीमेटली ये होता है। और यहाँ पे पंजाब का शायद कोई गवर्नर होता है उस टाइम पे, पंजाब का गवर्नर भी कहीं हिंद का गवर्नर होता है, वो इनको बोलता है कन्वर्ट करने के लिए, कोशिश करता है, या तो भी कन्वर्ट करो या तो फिर मरना एक्सेप्ट करो। तो ये दीवार में चुनवा दिया जाता है इनको, है ना। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब इस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 26, ताकि ब्रेवरी, सिंबल ऑफ ब्रेवरी, है ना, रेजिस्टेंस एंड सैक्रिफाइस। बाल पुरस्कार भी दिए जाते हैं भाई इसी दिन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर चिल्ड्रन, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बच्चों के लिए है। 18 साल से कम बच्चों को दिया जाता है। अभी देखो रिसेंटली ये जो बच्चे तुम्हारे दिख रहे हैं इनको दिया गया, जो ना जब बड़े होंगे तो इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है बचपन से ही। देखो ब्रेवरी के लिए, सोशल सर्विस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों के लिए इनको ये दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को दिया? देखो 20 चिल्ड्रन को दिया है, 20 बच्चों को ये इस बार मिला है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, या तो फिर ब्रेवरी दिखाई होगी, इनोवेशन, साइंस, इन सारी चीजों में ये अवार्ड्स दिए। ये भी बहुत न्यूज में रहा भाई रिसेंटली, वेस्ट कार्बी एंगलोंग अनरेस्ट। पता है किसी को इसके बारे में क्या हुआ? ये सुना भी इसके बारे में? नहीं सुना? क्रिसमस के दिन अच्छा, चलो यहाँ पे देखते हैं वेस्ट कार्बी एंगलोंग। यहाँ पे देखो इस ये वायलेंस हुई क्यों, हमारे को ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है ना। वायलेंस इरप्टेड ड्यू टू एलिजेड illegal encroachment by non-tribal settlers on tribal grazing reserve land। यहाँ पे कुछ ग्रेजिंग लैंड्स हैं ट्राइबल्स के, उन जगहों पे बाहर के जो लोग हैं वो आके क्या हो गए, सेटल हो गए, नॉन ट्राइबल सेटलर्स हो गए वहां पे। अब उनको वहां पे उठाने की कोशिश की जा रही है, ट्राइबल लोग नहीं पसंद कर रहे कि भाई यहाँ पे है। और वैसे भी ये कौन सी शेड्यूल में है? शेड्यूल की ऑटोनॉमस एरिया जो था वहां पे ये चीजें हो रही हैं। थ्रेटनिंग आरबी जो यहाँ पे कार्बी ट्राइबल लैंड राइट्स एंड आइडेंटिटी। बेसिकली 6 शेड्यूल में राइट होता है। 6 शेड्यूल में देखो क्या होता है, अभी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है। क्या बनती है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है। उनके पास राइट्स होते हैं। कैसे राइट्स होते हैं कि लैंड के राइट्स भी होते हैं उनके पास, एग्रीकल्चर के राइट होते हैं, काफी ज्यादा राइट्स होते हैं। मतलब लॉज वो बना सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस बना सकती है जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी होगी इस तरह की कोई, और उन्होंने कुछ लैंड ग्रेजिंग लैंड डिक्लेयर कर रखे होंगे जिन पे कोई बाहर के लोग सेटल हो गए। अब उनको हटाना है वहां से, उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट करे होंगे और प्रोटेस्ट फिर धीरे धीरे भड़क के क्या बन गए होंगे, ऑब्वियसली लड़ाइयां हो गई होंगी यहाँ पे। तो ये देखो लोकेशन आपकी वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है। कार्बी जो ग्रुप हंगर स्ट्राइक यहाँ पे हुई, देखो 6 दिसंबर को की गई थी, ओवर एनक्रोचमेंट ऑफ विलेज एंड प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व्स। तो यहाँ पे वो किया गया। पुलिस अटेम्प्ट टू क्लियर द प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को लेड टू क्लैश। पुलिस ने सोचा कि इनको हटाया जाए यहाँ से, क्लैश यहाँ पे हो गया, 2 की डेथ हो गई, बहुत सारे इंजर्ड हो गए, कर्फ्यू वगैरह यहाँ पे इम्पोज करा गया। देखो वहीं पे कोर प्रॉब्लम क्या है, लैंड राइट्स, है ना, वर्सेस सेटलमेंट प्रेशर। वही चीज है कि जो लोग होंगे वो अपने ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे होंगे और ये लोग बोल रहे होंगे हमारे लैंड राइट्स है, हम नहीं देने वाले किसी को लैंड। वीक एनफोर्समेंट बाय
लोकल बॉडीज एंड लीगल हर्डल्स, यहाँ पे ये चीजें हैं, कोर्ट स्टे ऑन एविक्शन। देखो यहाँ से उनको हटाने वाले थे बट कोर्ट ने क्या कर दिया, एविक्शन ट्राइब को क्या कर दिया, रोक दिया होगा, तो उससे वो ज्यादा भड़क गया और वहां पे क्या होगी, लड़ाई होगी। तो बस ये इशू है, थोड़ा बहुत याद रखना। और यहाँ पे ये क्या हाईलाइट करता है कि भाई देखो, हाईलाइट परसिस्टेंट लैंड आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमिक टेंशंस इन 6 शेड्यूल्ड ट्राइबल रीजन। यहाँ पे ये चीजें रहती ही रहती हैं, जो 6 शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, इनको आइडेंटिटी अपनी क्या करनी है, बचानी जरूर है ही है ना। और उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो कार्बी एनलॉग जो ये आपका जो एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये फ्लैश हुआ है रिसेंट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है शांति बिल। रिसेंटली क्या हुआ है, शांति बिल को इंट्रोड्यूस करा गया है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है कि क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है। शांति बिल की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यहाँ पे देखना, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल 2055 has been passed in parliament to overhaul India's nuclear energy legal framework and to boost nuclear power growth। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपके प्राइवेट सेक्टर है उनकी पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ाई गई है। थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछ लिया गया है ये तो क्या है, देखो इसका तो हमने देख ही लिया फुल फॉर्म। ये रिप्लेस करेगा किनको, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को, है ना, कि किसके ऊपर लाइबिलिटी रखी जाएगी, है ना, जब अगर इन केस ऑफ ब्लास्ट हो गया न्यूक्लियर, तो लाइबिलिटी किसके ऊपर होगी, मतलब कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी, ये सारी चीजें विद यूनिफाइड मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर पावर। देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखना, इंडिया एम्स टू एक्सपैंड न्यूक्लियर कैपेसिटी टू, ये पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाएगी ये प्रीलिम्स में, और पूछी गई है पहले भी ऐसी स्टेटमेंट्स कि इंडिया का टारगेट कितना है, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का टारगेट कितना है हमारा 2047 तक 100 गीगावाट। कि जब देश की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो हमारे को क्या होना चाहिए, इतना गीगावाट हमारी एनर्जी किससे बनी होनी चाहिए, न्यूक्लियर से बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम है, ये भी ध्यान रखना है ना। चलो अब देखो की चेंजेस क्या हुए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसको किसके लिए ओपन कर दिया गया है, प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया है भाई सेक्टर को, एंड ज्वाइंट वेंचर्स यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो बिल्ड एंड ऑपरेट, बिल्ड भी कर सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं, सिर्फ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है किसको, प्राइवेट सेक्टर को। पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर एक्टिविटी अंडर लाइसेंस, तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली होल्ड लाइसेंस, तो फॉरेन कंपनीज होगी वो नहीं क्या कर सकती, लाइसेंस नहीं ले सकती है डायरेक्टली, रिटेनिंग स्ट्रेटेजिक नेशनल कंट्रोल, ताकि इस पे अभी भी क्या रहे, नेशनल कंट्रोल ही रहे। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, यहाँ पे क्या किया गया है, देखो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, एक्ट बना दिया गया है इसके लिए। मीनिंग इट बिकम अ इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड फॉर सेफ्टी रेगुलेटर विद क्लियर अथॉरिटी ओवर लाइसेंसिंग एंड सेफ्टी ओवरसेट। तो इसके पास ये सारी की सारी राइट्स हैं कि लाइसेंसिंग किसको देनी है, किस तरीके से रेगुलेट करना है, तो ये बॉडी करेगी। लायबिलिटी एंड कंपनसेशन रिफॉर्म, यहाँ पे देखो पहले क्या होता था, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर जो होता था was held largely responsible for paying compensation if an accident occur। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ कौन देगा, जिसके पास ऑपरेटर ही देगा, जिसके पास क्या होगी, उसका कंट्रोल होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। लिमिट यहाँ पे क्या था, विद अ फिक्स्ड ब्लैंकेट लिमिट लायबिलिटी लिमिट, इसके ऊपर ही मैक्सिमम रिस्पांसिबिलिटी होती थी। अब क्या किया गया है, ग्रेडेड लायबिलिटी की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, ग्रेडेड लायबिलिटी की बात करी गई है। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिपेंड अपॉन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी का साइज कैपेसिटी कितनी होगी उसकी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बिगर प्लांट जो होगा उनके ऊपर हायर लायबिलिटी लगेगी, जो स्मॉलर प्लांट्स होंगे उनके ऊपर लोअर लायबिलिटी लगेगी। ये लाने का पॉइंट ऑफ व्यू यही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तभी पार्टिसिपेट करेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया तुमने हाँ तुम करो पार्टिसिपेट, तुम बनाओ न्यूक्लियर रिएक्टर्स और ये सारी चीजें, और जब कोई प्रॉब्लम हुई है ना या कुछ फेलियर की केस हुआ तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर रख दी, चाहे वो फिर बिल्कुल स्मॉल स्केल पे ही क्यों ना ऑपरेट कर रहा हो। तो आप देखो जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो भी थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करेगा, तो उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है
क्या किया गया है यहाँ पे, किसकी बात करी गई है, ग्रेडेड लायबिलिटी की यहाँ पे बात करी गई है। गवर्नमेंट कवर टेररिज्म रिलेटेड डैमेज, अगर टेररिज्म हुआ, क्योंकि देखो टेररिस्ट भी देखेंगे कि भाई न्यूक्लियर को फाड़ देंगे जो वो है, या इसको अनकंट्रोल्ड रिएक्शन करवा दे, अगर इस तरीके का कुछ यहाँ पे होता है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कंपनसेशन। आया समझ में, अगर टेररिस्ट अटैक करता है तो गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी भाई, कंपनी कंपनसेशन यहाँ पे नहीं देगी, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए इसमें। चलो यहाँ पे बोला गया है कि भाई शांति एंड अशांति अलाउज पेटेंट रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी, अगर कुछ नई टेक्नोलॉजीज बनाई गई प्राइवेट सेक्टर द्वारा तो उनको उसका क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा, है ना, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उनका सिक्योर रहेगा, कोई और उस डिजाइन वेयर को यूज कर नहीं कर पाएगा, है ना, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की भी यहाँ पे बात करी गई है। यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क, तो जो बिल है इसने कंसोलिडेट करा है ऑल न्यूक्लियर रूल्स इनटू वन कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे अलग अलग थे ना ऊपर अलग अलग एक्ट पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा एक साथ इन्होंने कर दिया है ना, एक साथ बनाया जा रहा है। कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे बताओ, क्या, हाँ जी, एनर्जी नीड्स हमारी फुलफिल होंगी। सेकंड, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट से थोड़ा क्या हटेगा, प्रेशर हटेगा, और वो जो पैसा वहां से बचेगा वो किसके लिए यूज हो सकता है, वेलफेयर के लिए यूज हो सकता है, और क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, हाँ जी, एसेट क्रिएट हो गया हमारे लिए, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे मान लो अगर हम बॉर्डर एरिया पे या इन जगहों पे कहीं पे बनती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सप्लाई भी कर सकते हैं, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल तो क्यों नहीं करेगा वैसे, उनके पास तो अबंडेंट है, जैसे बांग्लादेश है, बाकी अगर जरूरत होगी तो हम बेच सकते हैं एनर्जी को, है ना। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स है देखो इसके, बूस्ट इन्वेस्टमेंट बूस्ट करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी, रेगुलेटरी क्लैरिटी, स्टैट्यूटरी रेगुलेटर इंक्रीज कॉन्फिडेंस, है ना, ये इस तरीके का अगर कोई लॉ होता है तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है किसका, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका। अब इसके कुछ कंसर्न्स हैं, क्या है सबसे पहला, ऑब्वियसली सेफ्टी, अगर मान लो न्यूक्लियर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो गया तो क्या होगा, गया काम, वहां पे ब्लास्ट हो सकता है, जैसे चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था आपका, है ना, यूक्रेन में जो हुआ था, इस तरीके के यहाँ पे क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। पब्लिक ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, इसकी भी क्या है, क्रिएट हो सकती है ना, और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीज दे दी जिससे लोगों की लाइफ डायरेक्टली क्या है, रिलेटेड है, तो वो भी एक तरीके से कंसर्न यहाँ पे देखा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, व्हाई द जजमेंट इज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया, ये पता है किसको क्या हुआ है, अभी रिसेंट डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, आया कुछ पता है किसी को कुछ, देखो चलो देखो यहाँ पे क्या है कि आपने ना देखा होगा जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है ना, उनको ले जाया जाता है ना, अगर मान लो उन बच्चों को वो कर लिया जाए, मतलब रिकवर कर लिया जाए, है ना, प्रॉपर जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, पुलिस ने पकड़ लिया, अब बच्चे से जब बयान लिया जाता है ना तो बच्चा बहुत टाइम ना बयान चेंज करता है, ठीक है, अब उस बयान को पहले ना एक वो नहीं माना जाता, कंसोलिडेटेड बिलीफ वो नहीं माना जाता, उसको एविडेंस के तौर पे नहीं कंसिडर किया जाता था, क्योंकि बच्चा क्या करता है, अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करता है बार बार, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली बोला है कि जो बच्चा अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है ना, वो ड्यू टू वो भी हो सकता है कि उसको क्या ट्रॉमा हो उस चीज का हुआ है ना, ये चीज भी हो सकती है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर वो कि बच्चा है वो ऑब्वियसली है ना, उसको बार बार वो चीज तुम याद करा रहे हो, वो भी सही नहीं है, कि अगर बार बार तुम उसके बयान ले रहे हो वो भी सही नहीं है, वो अगर तुम जब बयान ले रहे हो तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो और उसी को फिर एविडेंस के तौर पे देखो, उसको बार बार उसको ट्रॉमेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं, उसको बार बार वो चीज याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और वो विक्टिम है, वो कोई वो नहीं है जिसने क्राइम करा, जो जिसको तुम इतना इंक्वायर कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे देखा गया जैसे जो एक्ट्स है हमारे पॉस्को एक्ट, सुना है पॉस्को एक्ट के बारे में, तो उस तरह के जो एक्ट्स है ना उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, पकड़े तो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं बट उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, पकड़े जाना सब कुछ, तो भाई सजा तो मिलनी चाहिए ना, है ना, तो सजा बहुत कम मिल रही है, तो काइंड ऑफ वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बच्चों के जो बयान है उसको कंसिडर नहीं करा जाता उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पे ये डिसीजन के तौर पे आया है, देखो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रैफिक चिल्ड्रन आर विक्टिम,
है ना, ये विक्टिम्स है भाई, ये इन्होंने कंपनी नहीं कराया है आपके जो क्राइम वाले हैं उनको, ठीक है। मस्ट बी ट्रीटेड एज अ इंजर्ड विटनेस, तो इंजर्ड विटनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए उन बच्चों को जो चिल्ड्रन है, क्योंकि इंजर्ड जो उसको ट्रॉमा हो जाता है ना, तो वो अपनी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर सकता है, बट उसके साथ बुरा हुआ है ये चीज तो रिकॉग्नाइज करनी ही चाहिए। तो माइनर इनकंसिस्टेंसी इन चाइल्ड टेस्टिमोनी, जब उससे पूछा जाएगा अगर तुम्हारे कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ दिख रही है, पहले थोड़ी चीज अलग बोली फिर दूसरी बार थोड़ी चीज अलग बोली, तो अगर माइनर वो चीज है, छोटी बहुत चीजें वो थोड़ी बहुत अपनी जो स्टेटमेंट से वो इधर उधर हो रहा है, तो उसको है ना, देखो माइनर टेस्टिमनी इन द चाइल्ड टेस्टिमनी कॉज अ ट्रॉमा और फियर कैन नॉट बी यूज्ड टू रिजेक्ट क्रेडिबल एविडेंस, कि भाई यहाँ पे पहले बच्चे ने कुछ और बोला फिर थोड़ी कुछ और स्टेटमेंट, माइनर स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, तो उसको देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये ड्यू टू ट्रॉमा और फियर हो सकती है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू रिजेक्ट द क्रेडिबल एविडेंस। इसको ऐसे नहीं बोला जाता कोई क्रेडिबल एविडेंस ही नहीं, देखो जी ये तो अपनी स्टेटमेंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो विक्टिम है, वो ट्रॉमा की वजह से भी ये कर सकता है। तो ट्रॉमा सेंसिटिव रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्टिमोनी वाज मैंडेटेड टू प्रिवेंट अ रीविक्टिमाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, कि भाई देखो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि रिकॉर्डिंग से करके रखनी है अपने पास ताकि उसको दोबारा से वो चीज फील ना हो। कोर्ट नोटेड लो कन्विक्शन रेट डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग लॉ, जैसे आईपीसी जो धाराएं थी है ना, और यहाँ पे आपका पॉक्सो एक्ट हो गया, इनके तहत भी अभी भी कन्विक्शन रेट क्या है, बहुत कम है, पॉइंटिंग वीक इन्वेस्टिगेशन एंड पुअर कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। इट हाइलाइटेड द गैप बिटवीन लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन especially in child friendly procedures and speedy trial, ठीक है, तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा भाई जस्टिस उनके साथ। जजमेंट स्ट्रेस द जजमेंट स्ट्रेस दैट रेस्क्यू अलोन इज इनसफिशिएंट, रेस्क्यू करना ही सब कुछ नहीं है कि बच्चे को आपने वहां से रेस्क्यू कर लिया जहां से वो ट्रैफिक हुआ था, उसको क्या करना है, रिहैबिलिटेशन मस्ट इंक्लूड, है ना, साइकोलॉजिकल केयर, एजुकेशन एंड सोशल सपोर्ट, इसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है बच्चे को जो ट्रैफिकिंग जिनके साथ हुई है बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये रिसेंटली जजमेंट आई है, बेसिकली अगर कोई बच्चा है ना, वो कुछ थोड़ी बहुत चेंज कर रहा है अपनी स्टेटमेंट में कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ, तो थोड़े बहुत चेंज करके वो बता रहा है, तो उसको रिजेक्ट नहीं करा जाएगा, उसको भी एविडेंस की तरह कंसीडर करा जाएगा, और प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, रादर देन कि उससे बार बार वही चीज पूछो और उसको दोबारा से क्या करो, ट्रॉमेटाइज करो तुम, वो सारा इंसिडेंट याद दिला के। कोई होते हैं ना आपके ट्रॉमास, बार बार आप उनके बारे में नहीं करना चाहते हो बात, कईयों के साथ देखो होते हैं, कईयों के साथ नहीं होता है ना, तो बार बार नहीं करोगे उसके बारे में आप बात, बिकॉज आप उस स्टेट में नहीं रहते हो, ठीक है। बच्चों को दोबारा से वो चीज नहीं याद कराई जाएगी, उनको कोशिश करी जाएगी वो भूल ही जाए इस चीज को, तो ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी क्या हुआ है, साइन हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 22 दिसंबर को साइन हुआ है, सिग्नलिंग अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, तो ट्रेड पॉलिसी में कुछ शिफ्ट आया, देखो बायलैटरल ट्रेड इज स्मॉल, अभी भी इनके साथ हमारा ट्रेड क्या है, स्मॉल है, छोटी सी कंट्री है ये, इतनी ज्यादा बड़ी कंट्री है नहीं, ये भाई इंडिया को शो कर रहा है कि इंडिया is moving beyond tariff only trade towards service investment and mobility led integration। देखो अब यहाँ पे सिर्फ ना हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स के ट्रेड की तरफ नहीं जा रहे, अब इससे पहले हमारा ओमान के साथ भी हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो अब ना यहाँ पे और बाकी कंट्रीज के साथ भी हुआ है, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ भी कुछ टाइम पहले हुआ है, तो वहां पे हम अब किसकी बात कर रहे हैं, देखो मोबिलिटी की बात हम ज्यादा कर रहे हैं, जैसे रशिया के साथ भी अभी कुछ हमने जब रशिया के वो आए थे तो हमने ये साइन करा है कि हम वहां पे क्या भेजेंगे, मोबिलिटी, लोगों की लेबर्स भी अगर जाना चाहे वहां पे तो जा सकती है काम करने के लिए, तो लेबर मोबिलिटी को भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सिर्फ किससे रिलेटेड नहीं होंगे, सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड या गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होंगे, बाकी और जगहों पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और प्रॉपर मोबिलिटी लेड इंटीग्रेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये चीज थोड़ी याद रखनी है। न्यूजीलैंड देखो गिव ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट वहां पे जाएगा उस पे कितने परसेंट, 100% क्या ड्यूटी फ्री एक्सेस है, मतलब लगेगा ही नहीं इस पे कुछ भी ड्यूटी, समझ, ड्यूटी फ्री चीज मिल गई, होता है ड्यूटी फ्री है ये चीज तो सस्ती हो गई, समझ गए। तो यहाँ पे इंडिया में जो चीजें आएंगी वहां से उन पे क्या होगा, 70% डायरेक्ट लाइन फ्री है, 70% तो फ्री है, बाकी चीजों को हमारे को अपनी इंडस्ट्री भी प्रोटेक्ट करनी है। प्रोटेक्टिंग डेयरी एंड सेंसिटिव एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री है उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हमने 70% ही उनको वो अलाउड करे गुड्स, और उन्होंने हमारे लिए 100%। तो कवर सर्विस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, डिजिटल ट्रेड एंड मोबिलिटी, यहाँ पे मोबिलिटी की बात हो रही है, इंक्लूड सर्विस एंड प्रोफेशनल, तो अगर मान लो किसी ने सर्विसेज देने के लिए वहां पे जाना हो या प्रोफेशनल्स ने वहां पे काम करने के लिए जाना हो तो वो भी क्या किया जा सकता है, जाया जा सकता है, अनलाइक द अदर एक्टिविटीज, ठीक है।
जो बाकी सॉरी ओल्डर एफटीए जो है हमारे पुराने, उसमें ये मोबिलिटी अलाउड नहीं होती थी लोगों की जाने वाली, बट अब इसमें क्या होगी, अलाउड होगी। और यहाँ पे देखो न्यूजीलैंड ने बोला है कि 20 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करेगा अगले 15 सालों में इंडिया। ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन से रिलेटेड ये हमने थोड़ा देख लिया। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। पर्पस देखो यहाँ पे क्या है, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। फोकस इस बार 2025 के किस पे था, एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस एंड एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे यहाँ पे ज्यादा फोकस करा गया है ना। चलो आए समझ में। नेक्स्ट, एशियन वाटर बर्ड सेंसस टू सर्वे है ना, कोरिंगा है ना सेंचुरी इन जैंट। तो यहाँ पे कोरिंगा सेंचुरी है, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे ये कराया गया है। ठीक है, देखो 40th एशियन वाटर बर्ड सेंसस होगा एंड 60th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस होगा, विल बी कंडक्टेड एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एडजॉइनिंग वेटलैंड्स ऑन 10-11 जनवरी 2026। यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। क्यों काउंट किए जाएंगे, क्या ही फायदा होगा इनको काउंट करके, देखो क्या किया जाएगा, पार्ट ऑफ एनुअल बर्ड काउंटिंग एक्सरसाइज अक्रॉस एशिया टू मॉनिटर वाटर बर्ड पॉपुलेशन एंड वेटलैंड हेल्थ। देखो अगर मान लो बर्ड ज्यादा आ रहे हैं वेटलैंड की हेल्थ भी अच्छी है, और ये जो है ना आपके जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, पता है ना, माइग्रेट करते हैं। आपके जो साइबेरिया है वहां से माइग्रेट करेंगे सर्दियों के लिए किधर, अफ्रीका की तरफ। इस तरीके से माइग्रेशन होती है सर्दियों में। सर्दियों में क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है वहां पे, और ये क्या है इस तरफ को मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना अभी रिसेंटली ये चीज पता चली है, मैं भी एक वो कुछ देख रहा था या पढ़ रहा था कहीं पे, तो ये ना एक बहुत टाइम से मिस्ट्री बनी हुई थी कि किस तरीके से ये ट्रेवल करते हैं इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस, याद कैसे लगाते हैं भाई। यहाँ पे शिमला के रास्ते भूल जाए बंदा, चंडीगढ़ जाए तो वापिस आना मुश्किल हो जाता है उसका, इनको कैसे याद रहना इतनी सारी चीजें, है ना। तो अब यहाँ पे क्या चीजें बोली गई, अब रिसर्चर्स ने देखा कि भाई जो इनकी जो चोंच होती है ना उसमें कुछ ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जिनसे प्रॉपर जैसे जीपीएस गाइडेंस होती है ना वो इनको मिलती है। दूसरी चीजें ये है कि जो इनकी आंखें हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक लाइंस, उनको उनमें भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है कि वो मैग्नेटिक लाइंस को देख पाती हैं, और फिर जब वो मैग्नेटिक लाइंस को देख पाएंगी तो उन्हीं ऑब्वियसली नॉर्थ टू साउथ ही तो जाएंगी वो, उसी डायरेक्शन में ये भी चल देते हैं, उसी डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। भाई खुद सोचो ना, हमारे को जब हम शिप के थ्रू जा रहे हैं इधर उधर प्रॉपर वो लेके जाना पड़ रहा है, जैसे वास्को डी गामा कोलंबस बेचारा इंडिया आया था, कहाँ पहुंच गया, यूएसए पहुंच गया, है ना। पर ये नहीं चुपते अपना रास्ता, ये वहीं पहुंचते हैं जहां पहुंचना होगा। हर साल पोंग डैम में आएंगे तो आएंगे ही आएंगे, पर पता कैसे चल रहा है पोंग डैम का रास्ता, ये भी तो देखो ना। अब इधर को निकल के रशिया की तरफ तो, या फिर जापान की तरफ को निकल के पोंग डैम ही पहुंच रहे हैं, और वही पक्षी दिख रहे हैं हमेशा जो हमेशा से आए जा रहे हैं। तो ये इनका रीजन होता है यहाँ पे, है ना। तो ये भी थोड़ा याद रखना, इनकी काउंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि भाई इनकी हेल्थ सही है, और इनकी हेल्थ पॉपुलेशन और ये सारी चीजों से ये भी पता चलता है कि भाई आपका जो वहां का जो वेटलैंड है वो हेल्दी है कि नहीं है। तो इनको काउंट किया जाता है भाई पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो देखो एशियन वाटर बर्ड सेंसस, एशियन वाटर बर्ड सेंसस इज एन एनुअल सिटीजन साइंस मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर water bird and wetland across Asia and Australia Asia, ठीक है, Australia Asia, coordinated globally under the international water bird। इसमें देखो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वॉलंटियर, साइंटिस्ट, फॉरेस्ट स्टाफ होता है, एनजीओ होता है, वाइल्ड लाइफ बॉडी होती है, ये सारी। ये जो आपका कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पास, वन ऑफ द इंडियाज इंपॉर्टेंट कोस्टल वेटलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, है ना, ये भी इंट्रोड्यूस हुआ है अभी रिसेंटली, राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट में क्या बेसिकली, अगर ऑफिस आवर्स के बाद आप क्या है, आपके पास लीगल राइट है कि आपने नहीं सुनना है कॉल ऑफिस वालों का, नहीं सुनना है ना, ताकि क्या बैलेंस हो सके, वर्क लाइफ बैलेंस सही हो सके, है ना। नहीं तो घर में भी जाके क्या कर रहा है, दिमाग में वही चीजें चल रही है ऑफिस वाली, है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस, और वर्ल्ड ना काफी ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है। बहुत जगहों पे ऐसा है कि 5 डे वीक कर दिया गया है ना। कई जगह तो 4 दिन ही चल रहा है काम, है ना। 4 दिन अच्छे से काम करो, बाकी फिर क्या है 2-3 दिन एंजॉय करो। ये लाइफ ना एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए लाइफ में, ऐसा थोड़ी है कि आपकी लाइफ में सिर्फ काम ही काम होना चाहिए।
काम कभी याद नहीं आता। तो जो चीजें याद आएंगी जब आखिरी पल होंगे, है ना, जब ऐसे लेटे होंगे, है ना, तो भाई ये काम नहीं आएगा कि क्या किया आपने पूरी लाइफ। जो पल है आपने एंजॉय करे हैं अपनी फैमिली के साथ, या आप घूमने गए हो, या अभी भी मैं तुमसे तुम्हारे एक्सपीरियंसेस पूछूं पिछले 10 साल में कि तुमने क्या करा, तो तुम्हारे को कुछ नहीं पता होगा। ग्रेजुएशन का तो कुछ याद रहा नहीं होगा अभी तक, है ना। जो किताबें रात रात भर रट के पढ़ी होगी, उसमें वो सब्जेक्ट्स के नाम तक भूल जाते हैं लोग, ये अच्छा ये भी मैंने पढ़ा था। पर वो एक्सपीरियंस जो तुम 10th क्लास में पिकनिक गए होंगे, वो अभी तक तुम्हारे साथ होगा 5th क्लास में, या तुम नर्सरी में हुए हो, जैसे हम नर्सरी केजी में ले गए थे हमारे को एक बार पिकनिक के लिए फर्स्ट टाइम पे, है ना, तो वो भी मेरे को एक्सपीरियंस आते हैं अभी तक। बाकी उसके बाद मैं भूल गया हूँ सब कुछ, वो दोस्त भी नहीं याद रहे, बट वो एक्सपीरियंस आते हैं यार। तो वो चीजें हैं, जैसे आप पहली बार स्कूल से कहीं पिकनिक गए होंगे, वहां पे जो चार सारी चीजें होंगी अभी तक आपके साथ है, बट ये चीजें याद रहती है। तो इसीलिए भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अब देखो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीना तो है ही, बिना काम के भी नहीं जी सकते आप। एक दिन काटना पीना पड़े, बस पढ़े रहना, यार ये तो बहुत टाइम देखा, 1 घंटा ही हुआ अभी, और पढ़ते हुए कई बार ऐसा होता है तो यार 3 घंटे चले गए, है ना, तो टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। वो उन्हीं को होता है जिनको इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, बाकी तो ऐसे हो जाता है। वहीं पे सो गए। राइट टू डिस्कनेक्ट, है ना, 2025 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट एज प्राइवेट मेंबर बिल। याद रखना, प्राइवेट मेंबर बिल। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है कि इंडिया में अभी तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। नहीं, काफी हो गए हैं, है ना, हो गए हैं काफी, मतलब काफी हो गए हैं प्राइवेट मेंबर। देखो प्राइवेट मेंबर बिल अगर अच्छा होगा ना तो गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर देती है भाई, ऐसा थोड़ी भी है कि नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, समझ लो। तो प्राइवेट मेंबर बिल भी याद रखना है। और प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, बताओ भाई। प्राइवेट मेंबर एमपी होता है, एमपी तो अब होता है, यस, जो नॉन मिनिस्टर होंगे अगर वो बिल प्रपोज करेंगे, चाहे वो बीजेपी की होगा, बीजेपी की ना हो, पर मिनिस्ट्री तो कोई नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो आपका बिल क्या हो जाएगा, प्राइवेट मेंबर बिल हो जाएगा। To legally recognize and employ the right to not respond to work communication outside office hours, such as calls, email, messages, or video calls. What the bill proposes? The bill aims to ensure employees cannot be forced to respond to work-related communication after work hours, है ना, or on holidays without fear of disciplinary action. उनके खिलाफ कोई disciplinary action लिया जाएगा, है ना. It seeks policies that protect personal time and work-life balance. Basically इसी के लिए अडॉप्ट करा गया. इसके फीचर इसीलिए देखो ब्लर हो रही थी लाइन वर्क के बीच में और पर्सनल लाइफ के बीच में, है ना. चलो, तो ये चीज भी इसीलिए लाया गया. ऑफिस आवर्स में भी काम कर रहे हैं, ऑफिस आवर्स के बाद भी काम कर रहे हैं, उसके लिए ये बिल लाया गया था, है ना. यहाँ पे देखो और ग्लोबल अगर इंडेक्स देखें तो यहाँ पे फ्रांस हो गया, पोर्चुगल हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली हैव enacted reform of the right to disconnect to protect employees rest and personal time. तो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड में भी ये किया है और इंडिया में इसमें आगे शामिल हुए. नेक्स्ट देखो, इंडियन रेलवेज डिप्लॉय एआई सिस्टम्स. इंडियन रेलवेज ने क्या डिप्लॉय करा है भाई, एआई सिस्टम्स डिप्लॉय करा है. काय के लिए, ताकि वाइल्ड लाइफ सिस्टम को क्या किया जा सके, बचाया जा सके, वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके. बेसिकली यहाँ पे हाथियों की बात होगी स्पेसिफिकली, है ना. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, होता है ना ऐसा, इनको क्या पता बेचारों को ट्रेन आ रही है, और ट्रेन आ भी रही होगी तो रुक नहीं पाएगी एकदम से, ट्रेन को एकदम से रोक नहीं पाएंगे, कुछ टाइम लगेगा, इतने में टक्कर होगी बेचारे एलिफेंट्स की, क्या होगी, डेथ होगी. तो यहाँ पे देखो क्या किया जाएगा, इंडियन रेलवेज ने एआई बेस्ड सेफ्टी फ्रेमवर्क वो करा है, सेट करा है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, स्पेशली एलिफेंट्स को बचाने के लिए किया गया है फ्रॉम ट्रेन कोलिजन ऑन वल्नरेबल रूट्स. द इनिशिएटिव यूजेस कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट एनिमल. अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे क्या क्या यहाँ पे यूज किया जाएगा, देखो एआई एनेबल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. इसमें क्या होगा, देखो यूज ये क्या यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अकूस्टिक सिस्टम, है ना, डैश को यूज करेगा, एंड एआई एनेबल्ड कैमरास टू डिटेक्ट मूवमेंट एंड वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एनिमल्स. तो जो लार्ज एनिमल्स होंगे उनकी मूवमेंट यहाँ पे देखी जाएगी, स्पेशली एलिफेंट होगा नियर रेलवे ट्रैक्स. तो यहाँ पे एआई की हेल्प से यहाँ पे वो किया जाएगा, कैमरास लगाए जाएंगे और एक अकूस्टिक सिस्टम लगाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अकूस्टिक सिस्टम, जिससे पता चले कि भाई एलिफेंट्स
कि एलिफेंट आ रहे हैं या कोई और वाइल्ड लाइफ आ रही है नजदीक। ये रियल टाइम मैसेज भेजेंगे किसको, जो लोको पायलट होता है, जो ड्राइवर होता है ना ट्रेन का, उसको ड्राइवर इसको लोको पायलट बोलते हैं। लोको पायलट को ये पहले ही बता देगा 500 मीटर कि भाई 500 मीटर आगे क्या आने वाले हैं, एलिफेंट अभी मूव कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को क्या कर दे, स्लो कर दे। तो वो क्या कर देगा, पहले से ही ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देगा। जैसे इमीडिएटली मोड़ के बाद दिखे फिर तो भाई कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट्स भी बचाए जा सकते हैं और जो बाकी जानवर है उनकी लाइफ भी बताई जा सकती है। की फीचर्स देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड अकूस्टिक सेंसर्स होगा, पिकअप वाइब्रेशन फ्रॉम लार्ज एनिमल्स अप्रोचिंग ट्रैक्स, तो वाइब्रेशन पिकअप कर लेगा ये। AI enabled cameras recognize and differentiate animal movement in real time, तो रियल टाइम में एनिमल मूवमेंट देखेंगे, भाई जल्दी आ रहे हैं ये, इतनी स्पीड से जा रहे हैं तो इतने मिनट में पहुंच जाएंगे, है ना। टाइम डिस्टेंस को मेजर करके वो स्पीड से वो भी डिफाइन कर लेगा कितने मिनट में पहुंच जाएंगे भाई ये, तो थोड़ी पहले ही ब्रेक लगा दी हो। इमीडिएट अलर्ट्स भेज देगा ये किसको, जो लोको पायलट होगा उसको, और इंटीग्रेशन विद द ट्रेन ऑपरेशंस हेल्प अवॉइड ट्रेन एनिमल कोलिजन एंड इंप्रूव ऑपरेशनल सेफ्टी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें करी गई हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आपकी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिया प्रपोजेस 450 मिलियन एड टू साइक्लोन हिट श्रीलंका, है ना। ये क्लास नोट्स हमारे बनाए हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखो, इंडिया हैज अनाउंस्ड कितने 450 मिलियन असिस्टेंस पैकेज टू श्रीलंका टू रिकवर टू, है ना, ताकि रिबिल्ड हो सके। रिसेंटली वहां पे क्या आया है, साइक्लोन दितवा, ठीक है। ये भी याद रखना है कि साइक्लोन दितवा ने किसको हिट करा है रिसेंटली, और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, रिसेंटली किसको हिट करा है इसने। और तुम्हारा एक काम, साइक्लोन दितवा नाम किसने दिया, कौन सी कंट्री ने दिया है, ये भी पूछा जाता है कई बार। जो नेम होता है ना, वो इस तरीके से पहले से नाम डिसाइड होते हैं साइक्लोन्स के, पहले से डिसाइड करके देंगे और फिर कंट्रीज ने जो नाम दिया होगा रोटेशनल बेसिस पे उनको यूज कर दिया जाएगा। तो याद रखना कि देख लेना कि ये दितवा किसने दिया है, क्या पता पूछ लिया गया। नेक्स्ट जो है देखो, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इन्होंने अनाउंस करा था, कितने बिलियन का पैकेज, मिलियन का पैकेज है, 40 मिलियन का पैकेज है 350 मिलियन आपके यहाँ पे 350 मिलियन जो यहाँ पे 350 मिलियन का दिया गया है। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे ये पैसा दिया जाता है, लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में बेसिकली पता है डिफरेंस क्या होता है। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में ये डिफरेंस होता है, जैसे मान लो तुम्हारे को मैंने 100 रुपए दिए, तुम्हारे सिर्फ 50 रुपए में ही काम है, तो अगर मैं तुम्हारे को लोन देता तो तुम्हारे को 100 रुपए पे टैक्स लगता या फिर सॉरी इंटरेस्ट रेट लगता। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होगा, 50 रुपए में काम होगा तो 50 रुपए पे भी इंटरेस्ट लगेगा, 50 रुपए वापस। तो ये थोड़ा क्या होता है, थोड़ा मतलब दूसरी कंट्री पे क्या होता है, थोड़ा लेस वो होता है, क्या बोलेंगे इसको, मतलब ज्यादा उनको अफेक्ट नहीं करेगा, ज्यादा उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, है ना। तो 100 मिलियन एज ग्रांट दिया जाएगा, उसको वापस नहीं दिया जाएगा 100 मिलियन, ठीक है, नॉन रिपेबल फंड दिया। क्यों दिया गया है, कौन सी पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, ताकि हमारे रिलेशन अच्छे रहे, और नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे तो फायदा ही होगा हमारे को। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पर्पस ऑफ द एड का देखो यहाँ पे है कि भाई जो ये जो दितवा से जो हुई भी है डिस्ट्रक्शन उसको बढ़िया किया जाएगा, और यहाँ पे रिस्टोर किया जाएगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज और डिस्ट्रॉयड होम्स हैं उनको सही किया जाएगा, हेल्थ एंड जो एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, एग्रीकल्चर, फ्लड सिक्योरिटी जो भी है, फूड सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर करी जाएगी, ठीक है। आया समझ में। ऑपरेशन नहीं सॉरी, हमने क्या दिया है, कितने मिलियन का लोन दिया है, देखो ऑपरेशन सागर बंधु हमने चलाया है इसी कंट्री के लिए, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है ऑपरेशन सागर बंधु किस कंट्री के लिए चलाया गया है, भाई श्रीलंका के लिए चलाया गया है। इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन मिशन फॉर श्रीलंका आफ्टर द साइक्लोन, बस ये याद रखना है ना, इसमें हमने हेल्प करी है बस। ऑपरेशन सागर बंधु पूछा जाएगा कि किस चीज से रिलेटेड है, तो हमने श्रीलंका की हेल्प करी है क्योंकि उसको कौन सी साइक्लोन हिट करा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म हो गया। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, अब जो पूरा पढ़ा है हमने उसके बारे में अब बताओ, है ना, देख के बताओ। द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस व्हिच यूनिफाइड कांसेप्ट टू रिप्लेस द ओल्डर, बताओ। previous year and assess. प्रीवियस ईयर एंड
असेसमेंट की है, ठीक है। सिंगल टैक्स ये बाय सिंगल टैक्स कौन सा ऑप्शन है, बस सीधे बताओ। ये बी ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला देखो, अगले का क्या हो सकता है। चलो भाई, J1 वीजा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बताओ क्या हो सकता है। J1 वीजा से रिलेटेड क्या होगा इसका आंसर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। What is identified as a major factor making J1 visa participants vulnerable to exploitation? डी होगा, पक्का डी होगा, बी, बी होगा, है ना। वीजा टाइड टू स्पॉन्सर एंड हाई रिक्रूटमेंट फीस। यहाँ पे रिक्रूटमेंट फीस क्या है, बहुत ज्यादा दी जा रही है ना, और ये जो स्पॉन्सर है उसके साथ टाई कर दिया गया है वीजा, इसी वजह से क्या हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगला, which of the following was the key infrastructure initiative launched during the Atal Bihari Vajpayee tenure? National Green Hydrogen, है ना, गोल्डन पॉलीलिथिक प्रोजेक्ट, ठीक है। अगला देखो, which of the following is not cited as primary reason for millions not using UPI? कौन सा रीजन नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई ट्रांजैक्शन, हाई लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है भाई इसमें बहुत, जैसे बहुत ही नाम आते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबली समझ लो तुम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का बताओ। which agency organized the anti terror conference inaugurated by Amit Shah in December 2025? बताओ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, what was the primary reason given by the, ये जो पट्टी पंचायत ने जो दिया था, क्या रीजन दिया था इसने कि स्मार्टफोन को बैन कर रहे हैं, कंसर्न ओवर चिल्ड्रन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड। चलो नेक्स्ट देखो, इन विच है ना, ऑल चिक्की, ये पढ़ा मैंने बोला नहीं चाहिए, ऑल चिक्की मैंने, ये आर्टिकल स्किप हो गया क्या, ये याद रखना है ना, ऑल चिक्की जो है उसमें है ना, याद रखना, ये स्क्रिप्ट है इसकी ऑल चिक्की, चलो यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट बताओ, राष्ट्र प्रेरणा स्थल इनॉग्रेटेड इन लखनऊ, जहाँ पे इतने ये स्टैचूज बनाए गए 65 फीट टॉल, किसके नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री का नहीं है, किन किन के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। नेक्स्ट, which traditional Maoris performance was used by protesters, है ना, Maoris haka। आगे देखो, which scientific body was tasked to prepare a management plan for sustainable mining for Ravinis? कौन सी है, Indian Council of Forestry Research and Education, ठीक है। नेक्स्ट, what record was set by ISRO Bluebird Block 2 launch? Heaviest payload ever launched by from Indian spot. Next, what is the primary stated purpose for Russia's planned nuclear power project on Peninsula? To power rovers and joint lunar research station in China. ये है ना। चलो नेक्स्ट क्या हो गया, वीर बाल दिवस, commemorate the martyrdom of son of sixth Guru, Guru Gobind Singh, ठीक है। चलो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Unrest in West Kargil and Long was primarily triggered by disputes over illegal encroachment on tribal grazing reserves, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, a key reforms in Shanti Bill 2025 related to the nuclear accident liability is, बताओ क्या है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड लायबिलिटी बेस्ड ऑन प्लांट साइज, ठीक है। तो प्लांट साइज की बेसिस पे मिलेगा कंपनसेशन, है ना, अगर छोटा होगा तो उस पे ज्यादा, उसको कम कंपनसेशन मिलेगा, बड़ा था। According to the Supreme Court judgment, how should traffic children be treated in legal proceedings? Yes, B होगा as injured witness and victims. आगे देखो, what is the distinctive feature of India-New Zealand FTA compared to many of India's older trade agreements? बताओ। It includes service and professional mobility. यहाँ पे इसकी भी बात होती है। अगला बताओ, Asian water bird census is best described as, बताओ भाई, बी, पक्का बी,
चलो यस बी है आंसर। नेक्स्ट बताओ अपना 19 का, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इज टू legally protect employer from being forced to respond to work communication after hours। ठीक है चलो अगला, what technology does Indian Railway AI based system use to detect elephants? ठीक है डैश एंड AI cameras। ठीक है तो ये हमने आंसर्स भी, ये देखो यहाँ पे आंसर्स इसके सारे, ये फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, है ना, अगली क्लास में मिलेंगे तो कुछ और करेंगे।